टाइम ट्रैवल, क्या ये पॉसिबल है? सपने में कोई घटना देखी हो, जैसी घटना देखी बाद में रियल लाइफ में घटी हो, ऐसा कभी हुआ है? ये ब्रेन है आपका, टाइम मशीन ही है। आप सुबह उठे और अचानक आपको बड़ा अनईजी सा महसूस हो रहा है, जी घबरा रहा है, लगता है यार पता नहीं कुछ बुरा होने वाला है, और कोई हादसा होता है। आपका दिमाग उसको डिकोड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत बियॉन्ड वाली बात बताइए जिसको आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स। अगर लॉ है तो लॉ तो सब पे लगना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों है कि किसी पे नहीं है? कि अगर आप वैल्यू ड्रिवन लाइफ जीते हैं ना, आपको कुछ मैनिफेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट विल मैनिफेस्ट ऑटोमेटिक। लोग मटेरियल थिंग्स जो मांगते हैं उससे बेहतर ये है कि आप हम मांग ही क्यों रहे हैं जब जो सुप्रीम पावर है उसने कुछ देना ही है। बिकॉज यू आर नॉट अलाइंड, बिकॉज आप माया में फंसे हैं। लास्ट वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया जीते, And Australia win the World Cup. सब लोग बोलते हैं इंडिया जीतेगी, तो हमने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इंडिया को दिया था कि इस बार के वर्ल्ड कप में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते थे? कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? दिस कंसेप्ट इज टोटली बेसलेस। ओवर थिंकिंग बहुत है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं किसी लायक भी हूँ क्या। एवरी ब्रीथ ऑफ माई लाइफ आई लिव इन अ टाइमलेस स्टेट ऑफ माइंड। स्पेस में, आकाश में हर सजीव निर्जीव का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी डेटा है। पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली कोई एक अज्ञात शक्ति तो है, उसी से ही मांग रहे हैं एक्चुअली। तो उससे मांगने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फिर से आपका स्वागत है योर ऑन ग्रोथ, आपका अपना विकास में। बात एक ही है, इस आने वाले नए साल में हम अपनी लाइफ में ग्रोथ कैसे लेके आए। हमारे जो 4 पिलर्स हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और पैसा, जिसको आप वेल्थ बोलते हो, इन चारों पे हम कैसे काम करें। बहुत सारी बातें सुनी होंगी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कॉन्शियस माइंड के बारे में। आज इसको ब्रेक करते हैं, कुछ एक और रियलिस्टिक और डेप्थ में बात करते हैं, उस चीज़ पे बात करते हैं जिस पे आज तक हमने भी कभी चर्चा नहीं की है। आकाशिक रिकॉर्ड्स, इससे भी और थोड़ा सा आगे टाइम एंड ट्रैवल, इसको भी और कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो हमारे डे टू डे के चैलेंजेस हैं, सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, सेल्फ लव नहीं है, लैक ऑफ लव है, इन सबको कैसे दूर किया जा सकता है। क्यों ना एक एक्सपर्ट से बात करें। आज हमारे साथ हैं आकाशिक रिकॉर्ड को पूरे विश्व में ले जाने वाले हैप्पी लाइफ यूनिवर्सिटी के फाउंडर और दोनों ही पिता पुत्र, यानी कि अश्विन जी और उनके सुपुत्र देवांग जी आज हमारे साथ हैं। आप सबका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अक्सर हमने देखा है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ना, वो ये है कि ओवर थिंकिंग बहुत है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है। और रही सही कसर इंस्टाग्राम ने, यूट्यूब ने पूरी कर दी है, क्योंकि वहाँ पे फोमो क्रिएट हो गया है। डाउट इतना है कि मैं किसी लायक भी हूँ क्या। अच्छा, अंदर से लगता है लायक हूँ, और वैसे जब एक्शन लेने की बारी आती है तो लगता है यार मेरे बस की है नहीं। तो फिर प्रोकास्टिनेशन हो जाएगा, सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाएगा। तो आप लोग इनके साथ कैसे डील करते हो, और क्या इसका कोई सॉल्यूशन है या ये सिर्फ बज़वर्ड्स रह गए हैं? नहीं, इनका बिल्कुल सॉल्यूशन है। और सबसे पहले देखिए कि ये जो ओवर थिंकिंग है वो क्यों है, उसको टेक्निकली समझना पड़ेगा। इंसान के लाइफ में 3 प्रकार की सिचुएशन हमेशा बनी रहती है ना। हमको इंस्टिंक्ट भी मिला है और इंटेलेक्ट, बुद्धि भी मिली है। इंस्टिंक्ट मतलब इंट्यूशन, अंतर्दृष्टि इसको कहते हैं, इनर वॉइस, इनर कॉल या जो भी बोलो, और बुद्धि भी मिली है। द प्रॉब्लम इंसान की ये है कि उनकी कॉन्शियसनेस ग्रॉस बॉडी लेवल पे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, मतलब ईगो ड्रिवन इंटेलेक्ट का उपयोग ज़्यादा करता है। इसलिए क्या होता है, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। अब देखिए, इंसान जब कभी भी निर्णय लेता है तो उसके सामने असमंजस की स्थिति कैसे होती है, और वही ओवर थिंकिंग की वजह होती है, उसी की वजह से ओवर थिंकिंग होता है। एक है इंसान कभी कोई डिसीजन लेता है और दुखी होता है, यार मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, रिग्रेट होता है। कभी इंसान निर्णय लेता है और खुश होता है, अच्छा हुआ है मैंने कर दिया। तीसरी सिचुएशन है, इंसान निर्णय नहीं ले पाता है और इसलिए दुखी होता है। हाँ, जो रिग्रेट ये हो गया, पहले वाला गिल्ट हो गया। यस, सही है, ठीक है। हाँ, नहीं ले पा रहा है और दुखी होता है। मोटापा है, मोटापा कम करना है, सुबह जल्दी उठ के जिम जाना है, अब नहीं हो रहा है यार, नहीं। ओके। चौथा है, इंसान निर्णय नहीं लेता है और खुश होता है, अच्छा हो यार मैंने नहीं किया। किसी स्टॉक मार्केट में कहीं निवेश करना था, नहीं किया, और वहाँ पता चला कि प्राइस गिर गए, तो बोला अच्छा यार बच गए। तो बेसिकली इसको हम कहेंगे आंतरिक द्वंद्व। और ये
उसी से ये ओवर थिंकिंग पैदा होती है। अब ये समझिए कि आंतरिक द्वंद क्यों है, उसको दो अलग अलग लेवल पे हम एड्रेस करते हैं। एक है कॉन्शियसनेस के लेवल पे, चेतना के स्तर पे, दूसरा है एनर्जी के लेवल पे। ओके। द्वंद होने की एक वजह यही है कि भाई दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। अभी दिल जो कहता है वो इंस्टिंक्ट है, दिमाग जो कहता है वो इंटेलेक्ट है। ओके। ठीक है। अब इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट को इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस कौन सा फैक्टर करता है? दो चीज़ें, जिसको हम कहेंगे आत्मबल और मनोबल। अब ये आत्मबल और मनोबल क्या है? हमारे भीतर जो एनर्जी को हम अनुभव करते हैं, एक तो है हम जो खाना खाते हैं उससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, दैट इज़ फॉर द फिजिकल बॉडी। लेकिन हम जो सांसें लेते हैं, ब्रीद लेते हैं, जिसको हम प्राण ऊर्जा कहते हैं, उसको हम महसूस करते हैं इनर फेमिनाइन और इनर मस्कुलिन, और जो सेंटर में सुषुम्ना, दैट इज न्यूट्रल। अब ये जो प्राण ऊर्जा है फेमिनाइन और मस्कुलिन, इसका बिल्कुल बैलेंस होना ज़रूरी है। परमात्मा ने, आप देखिए, आप कभी भी देखो, इंसान कभी भी एक ऐसा नहीं है कि एक ही नोस्ट्रिल से सांसें ले रहा है। कभी आपकी ऑलमोस्ट 21 मिनट होता है, वो 21 घड़ी बोलते हैं, नोस्ट्रिल लेफ्ट से चलती है, फिर आपका कुछ थोड़ी देर जो है दोनों से चलेगा, फिर राइट चलेगी, ऐसे बदलते रहती है अपने आप। तो कैसे बदलती है? जैसे आप जिस तरह से आपकी चेतना जिस तरह के काम में ग्रसित, मतलब एंग्रोस्ड है, अकॉर्डिंगली इट विल ऑटोमेटिकली चेंज। इफ़ यू कैन गेन कॉन्शियस कंट्रोल इन इट, तो आपका ये द्वंद खत्म हो जाएगा। ओवर थिंकिंग नहीं। बेसिकली आप जो थिंकिंग करते हैं, हु डज दैट थिंकिंग? ब्रेन में आता है विचार। और एक एज पर रिसर्च कैसे कहता है कि इंसान को दिमाग में करीब दिन में 60,000 विचार आते हैं, और उसमें से ज़्यादातर विचार जो है नेगेटिव होते हैं। पर एक ऐसा भी रिसर्च हुआ है कि जब इंसान के मन में कोई विचार आता है और उस विचार को वो अपने विचार के रूप में आइडेंटिफाई करता है, महसूस करता है कि ये मेरा विचार है, उसके 3 मिलीसेकंड पहले दिमाग में वो विचार उत्पन्न हुआ था। दैट मीन्स जिसको वो अपना विचार समझ रहा है, वो विचार कहीं बाहर से आया। इट केम फ्रॉम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है, जिसको हम कहेंगे सामूहिक जनचेतना, इस धरती पर जितने भी इंसान हैं उनके सबके विचारों का समूह, मतलब स्पेस में वो वाइब्रेशन, सबके विचार है, तरंगे हैं। अब जिस इंसान का दिमाग, जिसको मतलब चित्त कहेंगे, दिमाग और चित्त का जो कनेक्शन है, चित्त जिस एंगल पे ट्यून्ड है वैसे विचार को सुन पाएगा वो। हाँ, वो चित्त स्थिर नहीं है। अच्छा। चित्त उनका जो है वो स्थिर नहीं है। इसके लिए कभी दिल का पलड़ा भारी, दिल बोले ये करो, निर्णय ले लिया, दिमाग परेशान। कभी दिमाग का पलड़ा भारी, दिमाग ने बोला कर दिया, दिल परेशान। एंड दैट इज द कॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। लेकिन इंसान अगर कुछ ऐसा कर पाए तो दिल और दिमाग दोनों को संतुलित करके वो डिसीजन ले। हम जब निर्णय लेते हैं तो 2 प्रकार की इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। एक है इंटेलिजेंस ऑफ हार्ट, दूसरा है इंटेलिजेंस ऑफ हेड। लेकिन जब आपको सही निर्णय लेना होता है, दैट इज कॉल्ड, उसको जो उस वक्त जो इंटेलिजेंस का हम उपयोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस। मतलब इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट, दिल और दिमाग दोनों के समन्वय से लिया गया निर्णय, दैट इज वैल्यू बेस्ड डिसीजन। ओवर थिंकिंग की वजह क्या है? समहाउ अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली यू कॉम्प्रोमाइज विथ योर लाइफ वैल्यूज। इन अ गिवन सिचुएशन यू वैल्यू समथिंग, यू वैल्यू अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन योर लाइफ, एंड सिचुएशन ऐसा है कि यू हैड टू कॉम्प्रोमाइज विद दैट, एंड दैट इज द कॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। करेक्ट? तो पहली बात तो हम क्या कराते हैं? वैल्यू अलाइनमेंट कराते हैं। वैल्यू अलाइनमेंट। वैल्यू अलाइनमेंट। जैसे इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, व्हाट डू यू वैल्यू द मोस्ट इन योर लाइफ नाउ? माय फैमिली। इफ फैमिली, ओके। सो इफ आई आस्क यू टू टेक अ पीस ऑफ पेपर, एंड आप बाद में कर लीजिएगा, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और जो भी हमारे व्यूअर्स है वो भी इसको कर सकते हैं। तो पेपर लीजिए और आप लिखिए नंबर 1 फैमिली, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? उसके अलावा फिर खुद का सेल्फ होता है कि आपको क्या पसंद है,
उसके बेस पे आप डिसीजन लेते हो. So if I ask you to make a list about all that you value in your life, तो फर्स्ट आपने बताया फैमिली, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा सेल्फ हो गया, फिर सोसाइटी हो गई, जो मुझे लगता है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ. नहीं, हाँ, सेल्फ मतलब व्हाट डू कैन यू स्पेसिफाई? सोसाइटी से क्या, अगर व्हाट इज सोसाइटी मतलब क्या मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, जैसे मैं मेरा जो काम कर रहा हूँ, मैं कंट्रीब्यूशन क्या दे रहा हूँ सोसाइटी को. व्हाट, अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया तो इससे क्या हो जाएगा? मान लो आपने कंट्रीब्यूट किया तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? जहाँ से आपने शुरुआत की थी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ डालेंगे, डेंट डालेंगे सोसाइटी पर, यानी कि कुछ अच्छा करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट कहीं और दूर तक जाएगा, इसलिए करना. तो बेसिकली एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, आपको एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट आएगा, है ना? आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको लगा यार मैंने कुछ किया. सो दैट मीन्स आपकी फर्स्ट वैल्यू इज फैमिली, सेकंड आउट से कंटेंटमेंट, करेक्ट? टू पुट इट इन राइट वर्ड, ट्रू. व्हाट इज थर्ड? सोचना पड़ेगा. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ, दिस इज द कॉज ऑफ ओवर थिंकिंग. ओके. A person is not consciously aware of the values that he is having. उससे ऊपर भी हमें सोचना चाहिए, वैल्यूज से ऊपर. Absolutely. जैसे आपने कहा फैमिली है, फिर कंटेंट मैंने, इफ आई आस्क यू व्हाट नेक्स्ट, और क्या है? चलिए मैं आपको हेल्प करता हूँ. आपने कहा फैमिली, दूसरा कहा कंटेंटमेंट. डू यू वैल्यू फ्रीडम इन योर लाइफ? यस. सो मतलब देखो, आपने कॉन्शियसली सोचा नहीं, पर मैंने पूछा, बोला हाँ 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 है, बिल्कुल. राइट? ओके. डू यू वैल्यू रिस्पेक्ट इन योर लाइफ? ट्रू. Yes. Do you value security in your life? Okay. Okay. Yes. Do you value success and growth in your life? That is a part of the second one, contentment. No, not necessary. आपके जेब में केवल से 100 रुपया है, ठीक है, और रास्ते में आपको कोई भिखारी मिला, बोले भूख लगी खाना खिलाओ. आपका दिल बोलता है खिला दो यार, बेचारा भूखा है. दिमाग बोलता है तुम्हारे जेब में 100 रुपये, अभी तुमको यहाँ से नोएडा से गुड़गांव जाना है, पर आप बहुत भावुक इंसान हो, आपने 100 रुपये उनको दे दिए. कंटेंटमेंट है, लेकिन हैप्पीनेस है नहीं. परेशान है कहीं ना कहीं, यार जाएंगे, ठीक है. सो कभी कभी दिस इज, ये हम वैल्यूज़ के बीच के रिलेशनशिप को नहीं समझते हैं. हाउ डू वी रिलेट विथ ईच वैल्यूज़ इन आवर ब्रेन? हाउ डू वी प्रोसेस दिस वैल्यूज़ इन आवर ब्रेन? अभी तो मैंने आपको 2-4 बताए हैं, आप जैसे मैं बोलता हाँ हाँ है, लेकिन आपने कॉन्शियसली यू आर नॉट अवेयर. दैट मीन्स ये अनकॉन्शियस में कहीं पड़ी है. और व्हेन यू टेक अ डिसीजन, तो ये अनकॉन्शियस वैल्यूज जो है दैट कम्स ऑन द सरफेस ऑफ योर कॉन्शियस अवेयरनेस एंड क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट, ओवर थिंकिंग. ठीक है. तो आपने, मैंने कहा सक्सेस, हैप्पीनेस, यस, एक बहुत अहम चीज़ आपने अभी तक नहीं बोली. चलिए मैं अभी बोलूँगा नहीं, आप सोचिए थोड़ा. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप बोल रहे हो. Okay. सोचना पड़ रहा है. हैप्पीनेस तो हो गया है हमारा, ब्लिस कह सकते हैं हम इसे, लेकिन वो उसी का ही पार्ट. चलो प्लीज, हाँ ठीक है. इसी का एक्सटेंडेड वर्जन. कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस होता है तो ब्लिस होगा ही होगा. प्लीज का पर्याय है वो. हाँ, ब्लिस का पर्याय. डू वैल्यू हेल्थ? Do you value health? Yes, of course. This should be the topmost priority. It should be number 1. तो अगर आपको इसको हायरार्की में आप अगर लिखें, आपने हेल्थ तो बोला ही नहीं था, आपने पहले बोला फैमिली, फिर कंटेंटमेंट, फिर 2 ही आप बोल पाए, फिर मतलब नहीं, देन आई हेल्प यू, फिर फ्रीडम, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट. सो दीज आर ऑल वैल्यूज दैट वी हैव इन आवर अवेयरनेस. वो है, लेकिन वी आर नॉट अवेयर. So in a given situation, when you are deciding something about your life, there is a conflict between values. अब होता क्या है, आपके सामने सिचुएशनल प्रेशर इतना है, दिल बोलता है बॉस करना पड़ेगा, दिमाग बोलता है नहीं. दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वैल्यूज. जब ये अलाइनमेंट करवाया जाता है, अगर चलिए ठीक है, लेट अस फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि आपने लिस्ट बना दिया जिसमें आपने सबसे पहले ऊपर लिखा था फैमिली, बाद में लिखा कंटेंटमेंट, फिर रिस्पेक्ट, फिर फ्रीडम, फिर सिक्योरिटी, एंड फिर हैप्पीनेस, एंड लास्ट में बोला भाई हेल्थ. तो हेल्थ शुड बी ऑन नंबर 1. लेकिन आपके लिस्ट में वो हेल्थ लास्ट पे आएगा, क्योंकि आपको तो कॉन्शियसली आपने सोचा ही नहीं. नाउ लेट्स से दिस इज योर लिस्ट ऑफ अनकॉन्शियस वैल्यूज. Okay. और उसका ऑर्डर क्या है? आई रिपीट, फैमिली, कंटेंटमेंट, फ्रीडम,
respect, happiness, success and growth, and then say last हेल्थ. health. ठीक है. तो 7 values. There can be many. अभी भी हो सकती है. Do you value love in your life? ट्रू. यस. जो आपने नहीं बोला. ऐसा नहीं कि आप उसका वैल्यू नहीं करते. इट इज देयर. लेकिन कॉन्शियस लेवल पे नहीं है. कॉन्शियस लेवल पे नहीं है. तो ये आपकी जो हायरार्की, अगर मान लीजिए पेपर पे लिख दी है आपने, ठीक है. अब मैं आपको पूछता हूँ कि कभी आपका परमात्मा से सामना हो जाए और परमात्मा आपको पूछता है कि विकास, ये जो लिखा ना आपने, फैमिली, कंटेंटमेंट, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, हैप्पीनेस, हेल्थ, सिक्योरिटी, इनमें से कोई एक ही चीज़ मिलेगी, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? हेल्थ. हेल्थ. तो अब देखो, वेल्थ रिफाइन होके हेल्थ नंबर 1 पे आ गया. तो आपने पहले जो लिस्ट बनाया था, दैट वाज अनकॉन्शियस लिस्ट ऑफ वैल्यूज, लिस्ट ऑफ जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट की वैल्यूज. सबसे बड़ी वजह है कि हमारे कॉन्शियस. वही मैं कह रहा हूँ. आपने पूछा हम क्या करा, तो मैं ये कराऊंगा पहले. ठीक है. तो आपका पहला लिस्ट बना. मैं पूछा आपको कि ओके परमात्मा आपके सामने आ जाए, बोले एक ही चीज़ सुपर, हाँ हेल्थ. अब दूसरा लिस्ट बनेगा, आपने हेल्थ नंबर 1 पे लिख दिया. अब जो पहले वाला लिस्ट है ना, उसमें हेल्थ को स्ट्राइक आउट कर दीजिए. अब परमात्मा फिर से आपको पूछता है कि अब बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उसमें से किसी एक को चुनना है, तो आप क्या करोगे? व्हाट विल बी योर आंसर? मुझे आपका ऑर्डर याद है. फैमिली, कंटेंटमेंट, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, सिक्योरिटी, सक्सेस, हेल्थ. हेल्थ आपने नंबर 1 पे ले लिया. Then I'll pick, सोचना पड़ेगा मुझे, इतनी जल्दी आंसर कैसे दे सकता हूँ मैं. ओके, I'll pick my success and growth. दैट मीन्स अब देखिए, आपका पहला वाला लिस्ट था, उसमें सक्सेस किस नंबर पे था? पहले फैमिली था, फिर आपने बताया कंटेंटमेंट, फिर मैंने पूछा आपको फ्रीडम. हाँ फ्रीडम, सिक्योरिटी, सक्सेस 5वें नंबर पे था. अभी दूसरा रीअलाइंड वाले लिस्ट में सक्सेस कहाँ पे आ गया? दूसरे नंबर पे आ गया. सो अभी सक्सेस को दूसरे नंबर के लिस्ट पे आपने 2 नंबर पे लिख दिया. पहले वाले लिस्ट में से उसको स्ट्राइक आउट कर दो. फिर परमात्मा फिर से पूछता है इसमें से रिमेनिंग वैल्यू में से कौन सा चूज करोगे? और नाउ व्हाट विल बी योर आंसर? I'll go for family. फैमिली. अब देखिए, फैमिली पहले वाले में नंबर 1 पे था, अब दूसरे वाले में नंबर 3 पे आ गया. अब लेट अस अंडरस्टैंड कि आपकी अनकॉन्शियस वैल्यू में फैमिली नंबर 1 पे है, लेकिन कॉन्शियस वैल्यू में फैमिली नंबर 3 पे है. पहला आपका था हेल्थ, उसके बाद में सक्सेस था, तीसरे में फैमिली था. अब मान लीजिए आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पे आपको सक्सेस और फैमिली किसी एक को चुनना है. मान लीजिए यू आर गेटिंग सम अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा सक्सेस मिल रहा है, लेकिन आपको जिस जगह पे आप रहते हो वो छोड़ के कहीं जाना पड़ेगा, फैमिली को साथ नहीं लेके जाते. वहाँ क्योंकि आपके अनकॉन्शियस वैल्यू में फैमिली नंबर 1 पे है, दिमाग क्या बोलेगा? बॉस नहीं जानेगा, नहीं जानेगा, फैमिली को छोड़ के नहीं. अनकॉन्शियस वैल्यू में दिल क्या बोलेगा? नहीं जाना चाहिए. दैट इज़ हाउ ओवर थिंकिंग जन्म लेता है. अगर मान लीजिए आप क्या करिए, एक हफ्ता जेब में कागज रखिए. जैसे ही आपके लाइफ में ऐसी ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन अराइज होती है, अपने आपको सवाल पूछिए कि इन दिस सिचुएशन विच आर द वैल्यूज दैट इज डोमिनेंट इन दिस सिचुएशन? फैमिली, सक्सेस, कंट्रीब्यूशन, फ्रीडम. जैसे जैसे वो याद आती जाती है लिखते जाइए. डू दिस फॉर 1 होल वीक. अब एक वीक में करीब करीब आपकी सारी अनकॉन्शियस वैल्यूज लिस्ट आउट हो जाएगी. ट्रू. ऑलमोस्ट. फिर एक संडे को शांति से बैठिए, डू दिस एक्सरसाइज, रीअलाइन. भगवान आए, मुझे पूछे कि एक को सिलेक्ट करो तो क्या करूँगा? इस तरह से यू ब्रिंग ऑल दिस वैल्यूज इन अ न्यू हायरार्की इन लिस्ट नंबर 2. अब आपको जो ट्रिकी लग रहा है ना, इसका जवाब यहाँ पर है. एटलीस्ट व्हेन यू डू दिस यू विल कम टू अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ओके टू व्हाट लेवल यू कैन कॉम्प्रोमाइज दिस वैल्यूज. लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि जरूरी नहीं है आपकी लाइफ की प्रायोरिटी हमेशा वही की वही बने रहती है. मैं जब 20 साल का था तब मेरे जीवन की प्रायोरिटी अलग थी. आज मैं 63 ईयर्स का हूँ, मेरी प्रायोरिटीज़ अलग हैं. ओके. कल को मैं 10 साल के बाद कुछ प्रायोरिटीज़ अलग होंगी. लेकिन इस प्रायोरिटी को कौन डोमिनेट करता है? दिस कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस वैल्यूज. जब वो क्लैरिटी नहीं है, दैट इज़ द मदर ऑफ ऑल दिस ओवर थिंकिंग. लेकिन अगर आपने ये लिस्ट बना दिया है, वंस यू आर अवेयर कि आप, देन वो आपने रीअलाइन कर दिया, फिर वो पहले वाले लिस्ट को फाड़ के फेंक दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है. अब आपके पास एक रेडी रेकनर जेब में रखा हुआ है, एक लिस्ट ऑफ अलाइंड वैल्यूज़. मान लीजिए ओवर थिंकिंग हो गया आपके जीवन में,
सो लिस्ट को निकालिए कि व्हाई एम आई डूइंग दिस सो मच ऑफ ओवर थिंकिंग. ओके, इन दिस गिवन सिचुएशन विच आर द वैल्यूज ऑफ माई लाइफ अफेक्टिंग माई सिचुएशन ऑफ माई लाइफ. देखिए, अच्छे फैमिली है, ओके सक्सेस है. आपने लिस्ट नंबर 2 में देखा कि नहीं सक्सेस पहले है बाद में फैमिली है, तो ओके आई कैन ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज़ एंड एक्सप्लेन माई वाइफ ओके इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 years यार, 2 साल में जाके अपना करियर बना के पैसे कमाओ. तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू नेगोशिएट, यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट बेटर विथ योर अदर फैमिली मेम्बर्स. और सबसे बड़ी बात, यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट बेटर विथ योर ओन सेल्फ. दैट इज़ हाउ, जो आप कहते हैं इट्स बिट ट्रिकी बट येस यू कैन हैंडल दिस वे. तो जो ये ओवर थिंकिंग होती है, और ओवर थिंकिंग बेसिकली करती क्या है, जब यानी बहुत सारे ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो केमिकल लोचा शुरू हो जाता है वहाँ पे. आप मुझे एक बेस्ट तरीका बताओ जो आप अपने पार्टिसिपेंट्स को सिखाते हो जिससे ओवर थिंकिंग खत्म हो जाए या फिर वो चैनलाइज्ड हो जाए. अपनी प्रायोरिटीज़ को लिस्ट आउट कर दीजिए. एक हफ्ता जेब में एक कागज़ रखिए. जब कभी भी आप आंतरिक द्वंद्व का अनुभव करते हैं, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, तो आप उस गिवन सिचुएशन में आपके जीवन का ऐसा कौन सा पहलू है जो अहम है, उस पहलू को एक ही शब्द में लिखना है. जैसे आपके लिए फ्रीडम अहम है तो लिखिए खाली फ्रीडम. इस तरह से एक हफ्ता ही अभ्यास करिए और सारी प्रायोरिटीज़ को, सारे जो प्राथमिकताएं हैं उसको लिस्ट आउट कर दीजिए. और एक हफ्ते के बाद कभी छुट्टी के दिन आराम से बैठिए, गिव 1 hour 2 hours टू योर सेल्फ एंड डिसाइड करिए कि अगर परमात्मा आ जाए तो इन सब में से कौन सा अहम मुद्दा है जो मैं एक को ही सिलेक्ट करना, तो क्या करूँगा. तो उसको दूसरे लिस्ट में लिखते जाइए नए ऑर्डर में, और पहले दूसरे वाले लिस्ट में दिखा तो पहले वाले लिस्ट से उसको स्ट्राइक आउट करते जाइए. और फिर पूछिए कि अब बाकी जो बचे वैल्यूज़ में से कौन सा सिलेक्ट करूँगा. तो जो जवाब आता है उसको दूसरे लिस्ट में 2 नंबर पे लाइए. इस तरह से सारी वैल्यूज़ को स्ट्राइक आउट करते जाइए, नए लिस्ट में उसको दूसरे नए ऑर्डर में लेते जाइए. अब जो नया लिस्ट बनेगा वो है आपकी अलाइंड वैल्यूज़, अलाइनमेंट बिटवीन योर हार्ट एंड हेड. तो यहाँ आपने एक वर्ड यूज़ किया था, इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस. ये वर्ड को थोड़ा सा मतलब आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि दिल और दिमाग को एक साथ कैसे अलाइन करना है. तो ये जो एक्सरसाइज है मुझे लगता है आप सबको करनी चाहिए. मैं तो करने वाला हूँ, इस पॉकेट में पर्ची रखने वाला हूँ मैं. खैर ये पर्ची वो है जो मेरे दिल और दिमाग को एक साथ करेगी, दूसरी पर्ची नहीं. लेकिन ये पर्ची भी आपको हमेशा नहीं रखनी है. आप क्या हो जाए, मैं बताऊँ आपको, आप 1-2 महीना इसको रखिए, फिर 2 महीने के बाद आपके दिमाग को अपने आप ये प्रोग्राम हो जाएगा. इसकी आदत हो जाएगी. योर ब्रेन बेसिकली योर कॉन्शियसनेस. डिसीजन लेता कौन है आप बताइए. जब हम डिसीजन लेते हैं हम सोचते हैं कि मैं ले रहा हूँ, नो, बट देयर इज सम कंट्रोलिंग फोर्स. सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज गवर्निंग आवर कॉन्शियसनेस, और हमारा ब्रेन के जरिए हम डिसीजन लेते हैं. तो ब्रेन आपका जो अनकॉन्शियस सेल्फ है, अननोन सेल्फ है, वो जानता है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है. इससे सबसे बढ़िया फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपकी एक लेवल ऑफ अवेयरनेस ऐसी डेवलप हो जाएगी, इंट्यूटिव पावर डेवलप हो जाएगा. दैट विल हेल्प यू टेकिंग डिसीजंस इन अ मोर बेटर वे. ये मेरे साथ ही हुआ था, सन 2008 के आसपास की बात है, व्हेन आई वाज वर्किंग विद डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक DCB एज अ हेड ऑफ पंजाब. तो आई गॉट अपॉर्चुनिटी कि आपको या तो आपको पूना, गोवा और एक औरंगाबाद, तीनों को आपको हेड करना है, या फिर यू कम बैक एंड हैंडल द राजस्थान ऑल्सो. तो राजस्थान में मेरा घर था, तो आई पिक दैट, तो मैंने वही पिक किया. तो तब मेरे पास सेकंड थॉट भी नहीं था. एक सेकंड थॉट इस चक्कर में था कि यार पूना और गोवा देखा नहीं है, लेकिन जब मैं फैमिली पे आया कि यार मैं अपने पेरेंट्स के नज़दीक आ जाऊँगा, तो मैंने वो पिक किया. जी. दूसरा इसी का कंजिक्यूटिव एक और डिसीजन लिया मैंने विद इन 2.5 years, मतलब 2.5 साल के बाद मैंने आई ड्रॉप माई जॉब कि मुझे जॉब नहीं करना है, एंड आई बैक टू माई नेटिव प्लेस व्हेन माई सन वाज 1.5 months ओनली. तो 1.5 महीने का था, तो मैंने डिसीजन लिया मुझे जॉब ही नहीं करना है. मैंने तो वो मैं वापस अपने नेटिव प्लेस पे जाकर अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया मैंने. तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरी फैमिली मेरे लिए प्रायोरिटी में थी शुरू से, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, वो आप डिफाइन कर लेना. तो ये डिसीजन आप कैसे देखते हो, क्या लगता है आपको? अच्छा, ये जो द्वंद्व थोड़ा सा था, ये बहुत सारे अक्सर ऑडियंस को रहता है. जैसे किसी को प्रमोशन लेना है, वो इस चक्कर में नहीं लेता यार घर छोड़ के जाना पड़ेगा, या पता नहीं कहाँ पर मेरे को जाना पड़ेगा, या मुझे कुछ नया बिजनेस शुरू करना है, या मुझे कुछ नई स्किल सीखनी है, तो फिर मुझे अपनी फैमिली का टाइम काटना पड़ेगा. मतलब ऐसे बहुत सारे सिचुएशन, रियलिस्टिक सिचुएशंस आती हैं, तो जिसको आप डिस्ट्रैक्शन का नाम दे सकते हो, क्योंकि आजकल एक बड़ा कॉमन वर्ड है यार ये तो डिस्ट्रैक्ट हो गया. अब वो डिस्ट्रैक्ट हो गया या नहीं हो गया मुझे नहीं पता. तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में तो आते होंगे. देखिए, हाँ आते हैं, लेकिन जब अगर आपने ये एक्सरसाइज जो मैंने अभी बताया वो किया है, तो आपको पता है
टू व्हाट लेवल आपको कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जैसे आपने कहा मैंने 1 सेकंड थॉट आया था, द्वंद्व हुआ था, लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया। लेकिन वो आप ऐसा सोचते हैं, हाँ 2-5 सेकंड के लिए या 2 मिनट के लिए मेरे दिमाग में द्वंद्व था, लेकिन मैंने फैमिली को प्रायोरिटी दे दी। ये आप सोचते हो, लेकिन आपका कहीं ना कहीं एक सेल्फ है जो इससे व्यतीत तो हुआ होगा, अरे यार ये अपॉर्चुनिटी थी, जाते तो। लेकिन वो जो एक पड़ा है ना बीज आपकी चेतना में, ये आपको नहीं पता है कि वो कितनी खुरापाती कर रहा है, एक वायरस की तरह। एंड वो वायरस आपके जीवन में कई दूसरे पहलू में मैनिफेस्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं BMIR। BMIR, अच्छा। बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस। ओके, ये वर्ड पहली बार सुन रहा हूँ मैं, तो समझना चाहूँगा इसको। जो आपने जितनी बार निर्णय ऐसे लिए हैं और आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है अननोइंगली या मजबूरन कह लीजिए, और आप भले ठीक है यार फैमिली ज़्यादा है कर लिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके द्वंद्व की वजह से पैदा हुआ एक गिल्ट, ग्रीफ, ऑब्वियसली नेगेटिव इमोशन, आपने अनवांटेड इमोशन भले 5 सेकंड के लिए अनुभव तो किया होगा। ओके, अगर मेरी बात करेंगे या मैं नॉर्मली देखता हूँ, अगर आपके डिसीजन सही हो जाते हैं ना फिर ये अनुभव नहीं होता। अगर डिसीजन खराब हो जाए, गलत हो जाए बाद में सिद्ध कि यार गलत डिसीजन ले लिया, फिर ये बहुत ज़्यादा होता है। बट इन यानी गिवन सिचुएशन, अगर मान लीजिए आपने कोई डिसीजन लिया, आपने फैमिली को प्रायोरिटी दिया और आपको 2-5 मिनट के लिए एक गिल्ट था, पर बाद में आपको लगा कि सही हो गया भाई, चलो ठीक है, आपको लगता है सब सही है, पर ऐसा है नहीं। वो 5 मिनट के लिए आपने जो गिल्ट अनुभव किया था, इट इज़ देयर समवेयर इन योर अनकॉन्शियस मेमोरी विच इज़ एक्टिंग लाइक अ वायरस इन योर कॉन्शियस अवेयरनेस। एंड वही मैं कह रहा हूँ कि BMIR का काम करता है, बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। वो गिल्ट या ग्रीफ आपकी चेतना में जो पड़ा है, भले ही आप कॉन्शियसली आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने सोचा ठीक है फैमिली को प्रायोरिटी दिया, मेरे लिए बढ़िया हो गया, चलो क्या बात हो, वहाँ मुझे ज़्यादा अच्छा प्रमोशन मिल रहा था, सैलरी नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन आई एम विथ माई फैमिली। कॉन्शियसली आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, यू आर हैप्पी विथ योर फैमिली, लेकिन कहीं ना कहीं दैट अननोन सेल्फ, हमारे भीतर 2 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक कॉन्शियस सेल्फ एंड एक है अननोन सेल्फ। हम अपनी चेतना को लोकल एंड नॉन लोकल 2 तरीके से अनुभव करते हैं। लोकल और नॉन लोकल। नॉन लोकल, ओके, दैट अननोन सेल्फ आपके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं व्यतीत, वो भाव पड़ा है आपकी चेतना में। अब वो आपके करियर के पहलू में शायद मैनिफेस्ट नहीं करिए, ठीक है फैमिली को प्रायोरिटी दिया, आई एम हैप्पी, लेकिन वो आपके जीवन के कई दूसरे पहलू में बिहेवियरली शायद मैनिफेस्ट करती होगी, आप उनको कॉन्शियसली इसको रियलाइज भी नहीं करोगे। अच्छा, इसको आप तो और कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि मेरे को और ऑडियंस को समझ में आए कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि वो जो आपकी चेतना में वो एक वाइब्स पड़े हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दैट आपकी जो जीवन की अभी तक की जो जर्नी है उसको एक फ्रीक्वेंसी बैंड के रूप में समझते हैं। इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी बैंड, ठीक है। और पास में आपने भले 5 मिनट के लिए कोई नेगेटिव इमोशंस के अनुभव करे थे, वो फ्रीक्वेंसी तो है ना, पड़ी है कहीं। अब ब्रेन क्या करता है, जब कभी भी लाइफ में दूसरी सिचुएशन आती है विच इज़ सिमिलर, ब्रेन ऑलवेज रेफरेंस को ढूंढता है और ऑटोमेटिकली उसको रेफरेंस के तौर पे दे देता है। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, आप ड्राइव कर रहे हैं कार और मान लीजिए साथ में आपके मैं बैठा हूँ और हम बातें कर रहे हैं, और आप बातें करते कार ड्राइव कर रहे हैं और रास्ते में एक खड्डा था, आपको ये खड्डा ध्यान में नहीं आया और योर कार बम्प्ड, और बड़ी मुश्किल से आपने अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल किया, थैंक गॉड, अभी एक्सीडेंट हो जाता, ठीक है। अब 15 दिन के बाद अब फिर से उसी रास्ते पे जा रहे हैं, फिर से आप कुछ सोच रहे हैं मेरे से बात करें, लेकिन क्या होगा, जैसे ही वो खड्डा आने वाला होगा तुरंत क्या होगा, आप कॉन्शियस हो जाओगे। आप तो कुछ और सोच रहे थे, कॉन्शियस कैसे हो गए, क्योंकि ब्रेन ने वो जो आपकी चेतना में वो मेमोरी की फ्रीक्वेंसी पड़ी है उसको ऑटोमेटिकली एज ए रेफरेंस आपको दे दिया। एंड दिस इज व्हाट BMIR, बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। आज आपने ना बड़ा इंटरेस्टिंग एक वर्ड मुझे बताया है, BMIR। तो अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ, क्योंकि अभी मैनिफेस्टेशन का दौर चल रहा है, हर चीज़ का ना दौर आता है, तो अभी कुछ भी देखेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा आज के टाइम पे सृष्टि में इसके अलावा कोई और लॉ है ही नहीं। सभी के पास BMW आने वाली है, सभी के पास कोठी आने वाली है,
तो अब मुझे समझना कि BMIR से भी आ सकती है या नहीं आ सकती है? देखो, बहुत इट्स वेरी वेरी एप्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपने कोई मैनिफेस्टेशन का कोर्स किया, आजकल बहुत चलते हैं ना, जो भी ब्रह्मांड से मांगोगे मिल जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एफर्मेशंस बहुत 25 बार पेपर पे लिखो। अगर मैं कहूँ कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं और आप कहीं मैनिफेस्टेशन सीख के आए, व्हाट वुड यू लाइक टू मैनिफेस्ट? नॉर्मली लोग क्या करते हैं, क्या पहले घर, गाड़ी, बंगला वही है ना, X घर गाड़ी, वही बैंक बैलेंस हो जाए। या X को ढूंढने के लिए हमारे पास तो DM वही आते हैं। अच्छा, मुझे याद है कल मैं मेरे बेटे से बात कर रहा था इसी टॉपिक पे, तो जैसे जिससे मेरी बात हो रही थी तो बोला यार मैनिफेस्टेशन, अगर ऐसा मैनिफेस्टेशन में सोचें कि मैं अंबानी जैसा बन जाऊँ, मैं अंबानी बन जाऊँ या अंबानी जितना पैसा मेरे पास आ जाए, तो मेरे बेटे से जब बात हुई तो बोला मैं अगर मुझे मैनिफेस्ट करना है तो मैं अंबानी बन जाऊँ या एलन मस्क बन जाऊँ, ऐसा मैं नहीं सोचूंगा। तो मैंने तुम क्या सोचोगे? मैं ये मैनिफेस्ट करूँगा कि एलन मस्क जैसी शार्प दिमाग मेरे पास आ जाए, उसकी जैसी इंटेलिजेंस आ जाए, मैं वो मैनिफेस्ट करूँगा। क्योंकि वो मैनिफेस्ट करूँगा तो मार्क अपना ये एलन मस्क के पास बाकी जो भौतिक कामयाबी है वो तो इट विल फॉलो। यानी कि लोग मटेरियल थिंग्स जो मांगते हैं उससे बेहतर ये है कि आप इंटेलिजेंस डेवलप करने का ये मांगिए ना, अगर मांगना ही है तो। लोग आप समझिए कि जो इंसान ये मैनिफेस्ट करेगा कि मेरे पास गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, वो क्यों करता है? वो कहीं ना कहीं BMI आ रही है, बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने देखा कि पड़ोसी उसी के पास तो है भाई ये गाड़ी है, मेरे पास तो मारुति अल्टो है, पड़ोसी के पास BMW आ गई, मेरे पास भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो डिग्रेडेड फील कर रहा है, लो फील कर रहा है, तो ये क्या इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है? लो एस्टीम यहाँ से आ लो रही है। एस्टीम वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है। अब वो मैनिफेस्ट कर रहा है बिहेवियर में कि गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन जो है ना, इट शुड नॉट बी एन आउटकम ऑफ योर BMIR, बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, पर इट शुड बी वैल्यू ड्रिवन। योर वेरी थॉट अबाउट व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट इन लाइफ, इट शुड बी वैल्यू ड्रिवन। और एक सबसे बड़ी बात मैं कह दूं कि अगर आप वैल्यू ड्रिवन लाइफ जीते हैं ना, आपको कुछ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इट विल मैनिफेस्ट ऑटोमेटिकली। जो आपके लिए बेस्ट है वो हो जाएगा। आपकी जो नीड है वो देगा, बिकॉज जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, हम ये तो मानते हैं ना कि पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली कोई एक अज्ञात शक्ति तो है, कोई तो है, ऐसा कोई शक्ति तो है जिसको हम परमात्मा, ईश्वर, गॉड, खुदा, भगवान वगैरह नाम से जानते हैं। उसी से मांग रहे हैं एक्चुअली। अगर मैं है ना? उसी कार से भी मांग मांग रहे रहा हूँ, उससे मांग तो उसी से रहा हूँ। तो उससे मांगने की ज़रूरत है। जो शक्ति जिसने ये पूरी सृष्टि को ऐसे, कितना माइक्रो प्लानिंग है, माइक्रो प्लानिंग। अब जरा सोचिए, चलो मैं आपको एक बहुत सुंदर एग्जांपल देता हूँ कि एक पानी से भरा हुआ घड़ा है, एक घड़ा है गोल, जिसमें 75% पानी भरा हुआ है, मतलब 1/4 हिस्सा खाली है, और वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ओके, और वो ऐसे भी घूम रहा है जैसे पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है, ऐसे 365 दिन में एक चक्कर पूरा कर रही है, और ऐसे भी एक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रही है। तो पृथ्वी पानी से भरा घड़ा हुई तो हो गई, 75% पानी है। अगर तो पानी से कोई भरा हुआ घड़ा ऐसे ऐसे घूम रहा है और ऐसे भी घूम रहा है, और वो अपनी एक्सिस पे घूमते घूमते ऐसे से थोड़ा ऐसे झुक जाए तो क्या होगा? सारा काम ही पलट जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो घड़ा अपनी ऑर्बिट से झटके से बाहर चला जाएगा, ये सुनो, जॉल्ट। बिल्कुल। तो पृथ्वी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? पृथ्वी कोई सूर्य से कोई रस्सी से बंधी हुई तो नहीं है। तो साल में जो संक्रांति होती है, जिसको नॉर्थ पोल इस तरफ झुक जाता है, साउथ पोल, तो दक्षिणायन, उत्तरायण हम बोलते हैं। तो सब संक्रांति आती है तो पानी से भरा हुआ घड़ा इधर है तो वो तो जॉल्ट से चले जाना चाहिए बाहर, नहीं हो रहा है, क्यों? तो सुप्रीम इंटेलिजेंस जो है उसने ऐसी क्या व्यवस्था करी है जिससे पानी से ये पृथ्वी अपनी भ्रमण कक्षा से बाहर जॉल्ट से नहीं चली जाती है? क्योंकि ये कोई आपको चैट GPT से या गूगल में नहीं मिलेगा, ये आत्मखोज से आता है। ज्ञान जो सही विजडम है ना, वो अंदर से प्रकट होता है। ज्ञान तो आपको किताबों में मिलेगा, विजडम अंदर से प्रकट होगा आपकी चेतना में। आपने अपना कार का कभी व्हील अलाइनमेंट कराया होगा ना जी। अभी गाड़ी ऐसा वॉबल करती है तो आप ले जाते हैं, कभी देखा हो कैसे व्हील अलाइनमेंट करता है? खड़े रह के देखा होगा आपने कभी? वो जो मशीन होता है उसके ऊपर कार के व्हील को चढ़ाता है और व्हील घूमता है तो ऐसे ऐसे वॉबल करता है। वो लीड की शीशे की एक ऐसी टुकड़ा होता है, वो
चिपकाता है, कार के मैगव्हील पे चिपकाता है जहाँ पर, और उसकी वजह से कार का वो वबलिंग खत्म हो जाता है। ये सुनो, अब सोचिए कि परमात्मा ने इतने सारे जीव बनाए हैं, प्राणी, पक्षी, वनस्पति, कीटक, सरीसृप, परोपजीवी, मनुष्य। एक जीव ऐसा है जो न प्राणी है, न पक्षी है, न कीटक है, न सरीसृप है, न परोपजीवी, न मनुष्य है, मछली, फिश। देखने वाली बात यह है कि पानी में रहने वाले बहुत सारे दूसरे जानवर जिसको अंग उपांग दिए हैं वो पानी से खुद चल के बाहर आ सकते हैं, मछली खुद बाहर नहीं आ सकती, और वो भी ऐसी व्यवस्था, मछली को अगर बाहर निकाला बिना पानी को मर जाएगी। कार के मैगव्हील पे वो लीड की जो छोटा टुकड़ा जो काम करता है व्हील को बैलेंस करने का, वो काम मछली करती है। आपने देखा होगा डिस्कवरी पे कभी कि कुछ के खास किस्म की मछलियां हैं, वो हज़ारों की तादाद में झुंड होता है और उसकी मूवमेंट एकदम ऐसे ऐसे रैपिड मूवमेंट होती है। दैट रैपिड मूवमेंट ऑफ फिश बीनीथ द वाटर ऑफ द ओशन इज टू कीप द अर्थ इन बैलेंस। आपने वेल्स को देखा होगा, सॉरी डॉल्फिन्स। डॉल्फिन कभी हमेशा देखो वो 3 या 5 या 7 के ग्रुप में ही होती है, कभी आपने एक डॉल्फिन मुश्किल से शायद देखे हो, अक्सर ये ग्रुप में होती है। और आपने देखा होगा कि डॉल्फिन एक ही साथ में 3 से 5 डॉल्फिन ऐसे पानी की सतह से ऐसे कूद के बाहर निकलेगी और ऐसे कर्व्ड अंदर वापस जाएगी। ये सुप्रीम इंटेलिजेंस का पूरा प्लान है कि उतनी सेकंड्स के लिए उस अर्थ को बैलेंस रखने के लिए उस 5 डॉल्फिन का बाहर रहना ज़रूरी था। सोच के परे चीज़ें, बट दिस इज़ ट्रू। दूसरी बात बताता हूँ, मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, फूलों का रस चूसी शहद के रूप में छत्ते में जमा करती है, और कभी वो छत्ता छोड़ के कहीं दूसरा छत्ता बनाती है, और उस छत्ते में जो बचा हुआ शहद है हमारे उपयोग के लिए होता है, औषधि गुणों से परिपूर्ण होता है। लेकिन ये जो शहद फूलों का रस चूसती है वो तो मधुमक्खी खुद के आहार के लिए है, वो है उनका कॉन्शियस क्रिएशन, खुद के आहार के लिए। लेकिन इसी मधुमक्खी जैसे छोटे से जीव का वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस परमात्मा बहुत बड़ा अद्भुत उपयोग कर रहा है टू सस्टेन द लाइफ ऑन अर्थ, दैट इज पॉलिनेशन। एक फूल से दूसरे फूल पर परागरज को पहुंचाना। ये जो छोटी छोटी कीटक की श्रेणी में आने वाले जीव है, मधुमक्खी हो गया, भंवरा हो गया, ये लोग एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं, जिसकी वजह से परागरज एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है और उसकी वजह से ये फूल में से फल निकल गया, तब्दील होता है। अगर ये पॉलिनेशन नहीं होता तो हमें ये संतरा, आम, अनार जो फ्रूट खाते हैं मिलते नहीं। अब जरा सोचिए, एक छोटा सा जीव मधुमक्खी, उसका इतना अद्भुत उपयोग वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस परमात्मा कर रहा है। मछली एक छोटा सा जीव जो अर्थ को बैलेंस रखने का काम कर रही है। ऐसा तो मैं मुझे अगर जो भी पूछो, अगर कॉकरोच के बारे में पूछो तो मैं कॉकरोच का भी क्या सिग्निफिकेंस है बता सकता हूँ। बता ही दो, आपने क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी है तो। अच्छा, आप बटरफ्लाई को देखोगे तो उसको मार दोगे? नहीं। कॉकरोच को देखोगे तो क्यों? दोनों कीटक है। बटरफ्लाई बहुत सुंदर भगवान ने ऐसा क्यों करा कि बटरफ्लाई को सुंदर उसके पंख के ऊपर कलर रंगीन डिजाइन दी? उसके कुछ तो तर्क होगा ना, उसको क्यों ऐसा कुछ चित्रकारी करी है? कॉकरोच को अलग कलर दिया है, और कॉकरोच कहाँ मिलेगा? गंदगी में, किचन के आसपास गंदगी में मिलेगा। और कॉकरोच को आपने देखा ऐसे वो 2 एंटेना टाइप होते हैं। दरअसल में गंदगी जहाँ होती है वहाँ एकदम बिल्कुल माइक्रो जंतु, ऑर्गेनिज्म कहेंगे, वायरसेस कहेंगे। अगर कॉकरोच नहीं होता ना तो हम जिंदा ही नहीं रहते। कॉकरोच उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाता है, वो उनका आहार है। इससे पूरी प्रकृति में हर एक जो जीव है उसका एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, तो इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए। इस तरह से हर एक जीव का, हर एक, जैसे प्राणी, पक्षी, वनस्पति, कीटक, सरीसृप, परोपजीवी, सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है। बिना किसी इंटेलिजेंस के, बिना किसी तर्क के, ये मतलब ये सिस्टम के, ये इतना बड़ा ब्रह्मांड चल ही नहीं सकता। तो हम वापस वहीं आ जाते हैं। तो हमने शुरू किया था कि हम मैनिफेस्टेशन कर ही क्यों रहे हैं, हम मांग ही क्यों रहे हैं, जब उस क्रिएटिविटी ने, उस क्रिएटिव जो सुप्रीम पावर है उसने कुछ देना ही है। बिकॉज यू आर नॉट अलाइंड। मैंने आपको ऑफलाइन ऑफ कैमरा जब बात हो रही थी तो मैंने पेपर पे एक बताया था, एक होता है आपका गॉड ड्रिवन पाथ, दूसरा होता है आपका ईगो ड्रिवन पाथ। बिकॉज आप माया में फंसे हैं, इसलिए आपको परमात्मा आपसे गेम खेल रहा है। अलगी क्यों मांग रहे हैं उसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कल ही मेरी चर्चा हुई थी, एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं।
मान लीजिए 2 जुड़वा बच्चे हैं, 6 साल के, 7 साल के। एक बच्चा बड़ा ज़िद्दी है, बोले ये खिलौना चाहिए, ये चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, बड़ा ज़िद करता है। माँ बेचारी दोनों बच्चों को समान प्यार करती। माँ चाहती कि अपने दोनों बच्चों को एक साथ गोद में लेके प्यार करूँ, लाड करूँ। जैसे ही माँ दोनों बच्चों को गोद में लेती है, जो जिद्दी वाला बच्चा कहता है नहीं हमारे को खिलौना चाहिए, चॉकलेट चाहिए। माँ सोचती है कि शायद इनको मैं खिलौना दे दूँ, चॉकलेट दे दूँ तो वापस मेरी गोद में आएगा। माँ उसको खिलौना दे देती। जैसे ही माँ ने खिलौना दिलाया, वो तो बच्चा कहीं दूर बैठ के खिलौना खेलने लगा। मैं बोलती बेटा आ जा तू मेरे गोद में आ। बोला नहीं मैं खिलौना खेल रहा हूँ, नहीं आना है। अब दूसरा बच्चा है, बेचारा शांत है। माँ बोलती है देख तू तो अच्छा बच्चा है, समझदार है, तू मेरी गोद में आ। अब दूसरा बच्चा जो माँ की गोद में है ना, उसको माँ की गोद में जो सुकून, जो ब्लिस का अनुभव हो रहा है, वो ही एक्सपीरियंस इज दैट। अब माँ चाहती है कि वो दूसरा वाला बेटा भी इसको अनुभव करे। फिर माँ क्या करती है, एक दिन बच्चे को मेले में लेके जाती है। एक मेला है, वहाँ पे बहुत सारी खिलौनों की दुकान है, जादूगर कुछ खेल दिखा रहा है, ऐसा होता है ना, चॉकलेट वाला, आइसक्रीम वाला। माँ बच्चा बोलता है मुझे तो वो तो इतने सारे खिलौना देखे बेताशा पागल सा हो जाता है, बोले ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए। और वो दुकानदार जो ये खिलौना दिखा रहा है, और इतना ग्रस्त हो जाता है बच्चा खिलौना देखने में कि उसको पता भी नहीं चलता है कि उसने माँ की उंगली जो पकड़ रखी थी कब उनसे हाथ छूट गया। जैसे ही छूट जाता है, माँ कहीं छुप जाती है। थोड़ी देर हुआ, 20-25 मिनट हुआ, एकदम बच्चे का ध्यान गया कि अरे माँ नहीं है, वो रोने लगता है। अक्सर जैसे आपने देखा होगा, मेले में कोई बच्चा गुम जाता है तो माइक पे अनाउंसमेंट होता है ना, भाई एक बच्चा किसी का गुम गया है, उन्होंने ये रंग का शर्ट पहना है वगैरह वगैरह। वो बच्चा रो रहा है, वो अनाउंसर जो वॉलंटियर है, अनाउंसमेंट कर रहा है। अब बच्चे को चुप कराने के लिए बोलता है बेटा आइसक्रीम खाएगा, देख तेरे को खिलौना चाहिए। अब वो जितने खिलौने के लिए वो जिद करा, तो वो सारे खिलौने वो दिखा रहा है। वो आइसक्रीम खिलाने की बात करे तो बच्चा बोला नहीं, वो खिलौना फेंक देता है, नहीं मुझे खिलौना नहीं चाहिए, माँ चाहिए। ये माँ छुप कर देख रही है सब कुछ। अब देख रहेगा वो जितनी चीज़ों के लिए वो जिद कर रहा था, वो सारी चीज़ें बच्चे ने फेंक दी। अब फिर माँ जो है जहाँ से छुपी वहाँ से बाहर आती है, और जैसे ही बच्चा माँ को देखता है, दौड़कर माँ के गले से लिपट जाता है। तब इनको समझ में आता है परमात्मा भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। मैनिफेस्टेशन, गाड़ी बंगला, ठीक है दे देगा, बट एज पनिशमेंट। हमको जो भी मिलता है परमात्मा देता है, वो या तो पनिशमेंट के रूप में मिलता है या रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। अगर जिद करके आस्क बिलीव रिसीव, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मिल गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सिद्ध। आप देने की तो बात करते नहीं हो, लेने की बात करते हो। इफ़ यू डू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट विद दैट सुप्रीम इंटेलिजेंस दैट गॉड आई वांट्स टू गिव दिस टू द यूनिवर्स, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। एक फिर से एग्जांपल देना चाहूँगा, बिकॉज इट इज़ वेरी एप्ट, नहीं तो ये अधूरी रह जाएगी बात। मान लीजिए एक मजदूर है, वो रिलायंस के गुजरात में जो बहुत बड़ा प्लांट है जामनगर में, मोटी खावड़ी, वहाँ पे मजदूरी का काम कर रहा है। उसका काम है खड्डे खोदना, ठीक है। अब मुकेश अंबानी जी एक दिन उस प्लांट के दौरे में गए, वो देखते हैं कोई मजदूर खड्डा खोद रहा है। क्या अंबानी जी जाके उससे बात करेंगे, भैया कैसे हो, परिवार में सब कैसे हैं? बात करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन वो मजदूर है, उसको पता है कोई तो बड़े सेठ है हमारे, वो खड़ा होता है, प्रणाम करता है, फिर वापस अपना काम शुरू कर देता है। और ये मजदूर बड़ा निष्ठावान है। बाकी सारे मजदूर 6 बजते ही घर चले जाते हैं। अब ये मजदूर जाके अपना जो बॉस है, सुपरवाइज़र, उसके कैबिन में जाता है, सर आपने जो काम दिया था हो गया, अब मैं घर जाऊँ। देखता है टेबल पर ग्लास पानी का खाली पड़ा है, पानी ला के पिलाता है। देखता है टेबल पे धूल जमी है, थोड़ा साफ़ करके देता है, और पूछता है अब मेरी कुछ कहाँ ज़रूरत है, ना हो तो मैं घर जाऊँ। अब संभव है कि सुपरवाइज़र सोचेगा यार ये इंसान थोड़ा अलग है बाकी से। अब पूछेगा भैया तुम कितना पढ़े हो? बोले सर 8वीं तक पढ़ा हूँ। आगे क्यों नहीं पढ़े? बोले गरीब था, क्या करता। अब हो सकता है सुपरवाइज़र उसको मोटिवेट करेगा, भाई तुम पढ़ो, इतने होनहार हो, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है ऑनलाइन पढ़ो, चलो। बोले क्या ऑनलाइन, कुछ फीस नहीं, अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, चलो। हो सकता है। अब ये मजदूर जो 8वीं पास था, उसने 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, क्या अभी भी वो मजदूर बना रहेगा? नहीं। अब शायद उसको कोई वाइट कॉलर जॉब दे दी जाएगी, क्लरिकल जॉब दे दी जाएगी। अब उसने MBA भी कर लिया, फाइनेंस में MBA कर लिया, अब उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। पॉसिबल है ये लॉजिकली। अब मुकेश अंबानी जी दोबारा उसी प्लांट के दौरे पर आ रहे हैं, और कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले, या कुछ किसी पर्पस से सारे डिपार्टमेंटल हेड्स को संबोधन करने वाले हैं। अब उस प्लांट का जो
चीफ है, CEO है, या जो भी CEO CFO जो भी कहते हैं, वो सारे डिपार्टमेंटल हेड्स का परिचय मुकेश अंबानी जी से करवा रहा है ना। और सबका परिचय करवाते करवाते जैसे ही उसकी बारी आई, ये विकास नागरू जी हैं, 20 साल से हमारे संस्थान में काम करे। जब वो भर्ती हुए थे ना तो मजदूर थे, लेकिन ये इतने होनहार है कि इन्होंने साथ में काम के साथ साथ पढ़ते गए, MBA भी कर लिया। और आज अब मैंने हाँ अरे हाँ हाँ हाँ, अरे मैंने कही हाँ, तभी मैं सोचूं कि इनको देखा, अच्छा यही है वो। अब हो सकता है कि सारे कॉन्फ्रेंस के बाद अंबानी जी विकास जी को अलग से बुलाएं, कहे कि अरे मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे संस्थान में आपके जैसे लोगों की ही ज़रूरत है, ठीक है। फिर अंबानी जी जब चले जाएंगे मुंबई, और दोबारा कभी भी वो फ़ोन पे उस वहाँ के हेड से बात करेंगे, कभी कभार आपका जिक्र भी, अरे वो मुझे मिलाए थे विकास नागरू जी, कैसा काम कर रहे हैं, अरे बहुत होनहार है, अच्छा मुझे बताइएगा अगर उनको कुछ ट्रेनिंग देने की ज़रूरत हो, कुछ ट्रेनिंग देने से उनका काम और बेहतर हो जाए, मुझे बताइएगा। तो इस तरह से आपको समय समय पे अलग अलग ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब मुकेश अंबानी जी किसी दूसरे स्टेट में कोई बहुत बड़ा नया प्लांट डाल रहे हैं, और वहाँ पर कोई ऐसा होनहार इंसान की ज़रूरत है कि जो वहाँ पर नए प्लांट की देखभाल कर सके। ऐसा कोई इंसान जो विश्वास पात्र है, होनहार है। अब उस चीफ को फ़ोन करेंगे, यार हम महाराष्ट्र में एक प्लांट डाल रहे हैं और वहाँ पे कोई ऐसे होनहार आदमी जैसे आप हो वैसी ही ज़रूरत है, क्या आप वहाँ पर आएंगे? लेकिन आप वहाँ पर आएंगे तो आपके जगह पे कौन? अच्छा वो विकास नागरू जी, क्या लगता है आपको, कैन ही रिप्लेस यू? बोले सर काम तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन मेरी जगह पे बिठाने के लिए उनको और थोड़ा शायद ट्रेनिंग देनी पड़े। तो अब अंबानी जी कहते ऐसा करो, उनको बताइएगा मत, लेकिन उनको कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी देना शुरू करो। बताइएगा मत उसको, बट गिव हिम सम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब ये भी विकास जी जो है बड़े निष्ठा से निभाते हैं। ऐसा नहीं कहते अरे मेरे को तो इतनी तनख्वाह मिलती है, इतनी तनख्वाह में इतना ही काम होता है, ऐसा नहीं बोलते। बट ये सोचते कि एक संस्थान है जिससे मेरे परिवार का गुजरान चल रहा है, ये मेरे लिए एक मंदिर जैसा प्लेस है, ये भाव से वो काम करते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी देते हैं बड़ी बखूबी निभाते हैं। अब 6 महीने के बाद फिर से अंबानी जी पूछेंगे भाई क्या है, क्या रिपोर्ट है, क्या लगता है आपको विकास नागरू जी, इज ही कॉम्पिटेंट? अरे सर क्या बात करो, ज़बरदस्त, जितना भी काम दिया बखूबी निभाया। और मुझे लगता है कि इनको अभी वहाँ उस प्लांट पे आप बुला सकते, लेकिन उनको इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाए तो बेहतर कर सकते हैं। अब अंबानी जी स्वयं आपको फ़ोन करके बोलेंगे कि भैया हम चाहते हैं कि आप महाराष्ट्र में हम प्लांट डाल रहे हैं, आप वहाँ का कारोबार संभालिए। अगर आप वहाँ पे आएंगे तो आपको देखिए, आपको एक मर्सिडीज़ भी मिलेगी, आलीशान बंगलो मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? आप वहाँ पे चले गए, आपने उस प्लांट को भी बढ़िया 4 चांद लगा दिए, बड़ा कामयाब बना दिया उस प्लांट को। अब अंबानी जी और अपनी कंपनी का विस्तार कर रहे हैं। हो सकता है संभवतः आपको कभी फ़ोन करें और कहे कि विकास नागरू जी आपने बहुत बढ़िया काम किया, अब मैं चाहता हूं कि आपकी जगह पे किसी और को तैयार करके, मुझे आपके जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। आप मुंबई आके मेरे बगल वाली कैबिन में बैठिए और रोज़मर्रा की जो ऑपरेशंस हैं उसमें मेरे एक सलाहकार के रूप में मुझे आपकी ज़रूरत है। पॉसिबल है लॉजिकली? ये ब्रह्मांड एक संस्थान है, इसमें हम आते हैं एज ए लेबर सोल। आप यूनिवर्स को, संस्थान को क्या दोगे उसके प्रति निष्ठा है नहीं, और आप मजदूर एकता इनकलाब जिंदाबाद करके नारे लगाओगे, मजदूर यूनियन के यूनियन लीडर बन जाओगे। हो सकता है हमारे जी आपको अलग से बुलाए कैबिन में, भाई क्या छोड़ने यार, क्यों करना है, फिर क्या चाहिए बोलो, आपको घूस दे दें, पॉसिबल है बिल्कुल। लेकिन नो निगाह में रखेंगे। कब वक्त आए कि इस कांटे को कैसे दूर करना है, परमात्मा भी यही करेगा। आप ऐसे ही मैनिफेस्ट करोगे ब्रह्मांड दे देगा पनिशमेंट, वो दे के कुछ ले भी लेगा। इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन इसका नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर तरीके से आपने मैनिफेस्टेशन की सही परिभाषा बताई है और ऑडियंस को आपने अवेयर किया है कि क्या गलती कर रहे हैं वो। क्योंकि जब भी हम अक्सर बात करते हैं, अगर लॉ है तो लॉ तो सब पे लगना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों है कि किसी पे नहीं है। तो आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया उसका, बहुत शानदार। तो आपने बहुत बियॉन्ड वाली बात बताई है जिसको आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स, जो मैं पूछने भी वाला हूँ, क्या है एग्जैक्टली और कैसे एक आम व्यक्ति के जीवन में ये प्रभाव डालेगी या उसको और ज़्यादा सुधारेगी? जिस दिन हम इंसान के रूप में जन्म लिया, तो जैसे मैंने आपको मधुमक्खी का एग्जांपल दिया, मछली का एग्जांपल दिया, वैसे परमात्मा भी हमारे शरीर का उपयोग कर रहा होता है। चाहे आप कॉन्शियसली करो या अनकॉन्शियसली परमात्मा कर रहा है। लेकिन अगर आप ईगो ड्रिवन लाइफ जीते हैं तो परमात्मा अपनी मर्जी से आपका उपयोग करेगा, कभी रजोगुणी, कभी सतोगुणी, कभी तमोगुणी।
और जो कर्म आप करोगे रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी तो वैसा फल आपको देगा वो। लेकिन अगर आप गॉड ड्रिवन लाइफ पे हो तो परमात्मा आपको, कहते हैं ना गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जो इंसान मुझ में अपने चित्त को स्थिर रख के कर्म करता है उसको पाप और पुण्य लागू नहीं होता है। तो आप गॉड ड्रिवन लाइफ में हो तो आपको जीवन में कष्ट नहीं होंगे। मैं कहता हूँ कि पेन इज एसेंशियल, सफरिंग इज ऑप्शनल। तो लोगों के जीवन में जो इतने सारे कष्ट है तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी विधि है जिसके जरिए आप वो डिवाइन गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। और उस जो आप माइजरी में फंसे हो, कष्टों वाले जर्नी में फंसे हो, तो आप ऑप्टिमम पाथ पर आ सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कहीं जा रहे हो, आप रास्ता भटक गए और आपको मालूम नहीं अभी कैसे जाना, और सडनली आपको याद आता है अरे मेरे पास तो स्मार्टफोन है, और आप मोबाइल में जीपीएस ऑन करते हैं, अपना डेस्टिनेशन डालते हैं, तुरंत आपको जीपीएस आपके डेस्टिनेशन तक का पूरा रास्ता जिगजैग ब्लू कलर की लाइन में दिखा देता है। कुछ किलोमीटर आगे अगर कोई ट्रैफिक जाम है, कोई अड़चन है, तो वो भी लाल रंग से हाईलाइट करके दिखाता है। ऑल्टरनेट रूट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट भी दिखा देता है। सिमिलरली आकाशिक रिकॉर्ड्स आपका GGS है, गॉड्स गाइडेंस सिस्टम। जैसे मोबाइल में जीपीएस है, वैसे जैसे मोबाइल में आप जीपीएस को डाउनलोड करते हो, उसको जो भी कैलिब्रेट करना पड़ता है ना, मोबाइल में जीपीएस ऐसे ही काम नहीं करेगा। आप देखिए उसमें है ना, मैं देखा है कि कुछ 8 के शेप में मोबाइल को ऐसे करके ऐसे कुछ करना पड़ता है, कैलिब्रेट करना पड़ता है। एक बार शुरुआत में करना पड़ता है, कैलिब्रेट करना पड़ता है। प्रॉब्लम तो ये हमारी लोगों की, इंसानों की, कि हम धरती पे जन्म तो ले लिए, शरीर जो है मोबाइल हैंडसेट की तरह है, दिमाग सिम कार्ड है, चित्त रिसीविंग टावर है, स्पेस जो है वो माइंड की तरह है, और परमात्मा सुप्रीम इंटेलिजेंस वो सैटेलाइट है। लेकिन हमने इस मोबाइल को, शरीर रूपी मोबाइल को कैलिब्रेट ही नहीं करा। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी विधि है जो आपको इस शरीर रूपी मोबाइल के जीपीएस को कैलिब्रेट करना सिखाता है, जिससे आपको अपने जीवन के अहम निर्णय लेने में बड़ी आसानी, सरलता हो जाए। जैसे डे टू डे लाइफ के जितने भी हमारे निर्णय होते हैं विदाउट किसी और पे डिपेंडेंट हुए खुद से ले सकते हैं। तो ऐसा क्या होता है इस आकाश, और ये तो पहले ही जानना है ये कितनी पुरानी विधि है और कहाँ से आई है, कैसे इसकी शुरुआत हुई है, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए आकाशिक रिकॉर्ड तो ऋषि मुनियों के ज़माने से हैं। अच्छा। आकाश मतलब स्पेस, रिकॉर्ड्स मतलब डेटाबेस। स्पेस में, आकाश में हर सजीव निर्जीव का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी डेटा है। ऐसा नहीं है कि केवल पास्ट लाइफ की या सोल जर्नी की जानकारी हो, तो फ्यूचर की भी है। और हम उस डेटा को एक्सेस करके पहले तो हमारे पास्ट के जो, मैंने कहा कि कुछ नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज पड़ी हैं, कुछ हमारे नेगेटिव इमोशंस की, तो उसको हम, उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे जीवन में जो रिपीटेटिव पैटर्न बनी है वो फ्रीक्वेंसी, जो BMIR, बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, जो मैनिफेस्ट होता था, डिस्टर्ब करता था, वो इंटरफियर करना बंद कर देगा। इससे हमारे अंदर ओवर थिंकिंग चली जाएगी, दिल और दिमाग के बीच का जो द्वंद्व है वो चला जाएगा। आपका हर निर्णय वैल्यू बेस्ड डिसीजन होगा, वो डिवाइन गाइडेंस से लिया गया निर्णय होगा। ओके। वैल्यू बेस्ड डिसीजन मतलब इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस, हेड और हार्ट का, और वो इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस का उपयोग आप कर सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के जरिए। और ये कितने टाइम का प्रोसेस होता है? मान लीजिए मैं आता हूँ आपके पास और मेरे पास छोटे छोटे जो मेरे जो रूटीन के चैलेंजेस हैं, कुछ डिसीजन लेने हैं, अपनी लाइफ में क्लैरिटी रखनी है, अपनी लाइफ को आगे ग्रोथ पाथ पे लेके जाना है, ग्रोथ माइंडसेट रखना है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपनी ज़िंदगी को एक ढंग से मैंने जीना है। तो ये क्या, मैं कैसे आऊँगा आपके पास, क्या अप्रोच होगी, कैसे सीखूँगा, क्या सिस्टम है? जैसे हमारा एक कोर्स है दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड्स के नाम से, जिसमें 7 प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, और उसके बाद में 4 लाइव जूम सेशंस भी होते हैं। तो आपको रोज़ के एक वीडियो होता है करीब आधे घंटे की लेंथ का, उसमें जो वीडियो में देखा उसको समझना है, और जो सीखा है उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है। इट्स दैट ईजी। जैसे इम्प्लीमेंट करोगे आपकी वो अवेयरनेस का लेवल आता जाएगा। इट इज़ एज गुड एज जैसे आप एक लैंग्वेज सीखते हो। जैसे आप मेरे पास आए, मैं कोई भाषा सिखाता हूँ, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, जैसे कोई भाषा, मान लीजिए आपको चाइनीज़ भाषा नहीं आती है और मुझे चाइनीज़ आती है, मैं चाइनीज़ भाषा का टीचर हूँ, आप मेरे पास आए, तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, उसके अल्फ़ाबेट्स को सीखना। मैं आपको अल्फ़ाबेट दूंगा। आपने अल्फ़ाबेट जो समझ लिया, फिर दूसरा काम होगा कि मैं आपको रोज़मर्रा की भाषा में जो शब्दों का प्रयोग होता है वो समझाऊंगा। फिर तीसरा प्रोसेस है, मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है समझाऊंगा। ठीक है, बस वहाँ पे काम पूरा हो गया।
फिर तो क्या होगा, जैसे जैसे आप उस भाषा में बोलने का अभ्यास करोगे, ऐसे लोगों से बातचीत करना शुरू करोगे, उसमें रुचि पैदा करोगे, तो धीरे धीरे आप देखोगे हाँ अब ऐसा समय आएगा कि हाँ अब ये भाषा है ना, मुझे समझ में तो पूरा आ जाता है पर मैं बोल नहीं सकता। पर आप अभ्यास चालू रखते हो, फिर समय आता है हाँ अब मैं समझ तो लेता हूँ पूरा, थोड़ा बहुत बोल भी लेता हूँ। फिर और कुछ महीने या साल के बाद अब मैं पूरा समझ भी लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ ना, लेकिन लिख नहीं सकता। सिमिलरली आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी ऐसा ही प्रोसेस है। आकाशिक रिकॉर्ड्स जो डिवाइन गाइडेंस है वो शब्दों की भाषा में नहीं है, फ्रीक्वेंसी की भाषा में है। और उस फ्रीक्वेंसी की भाषा का भी एक, मान लीजिए अल्फ़ाबेट है, उसका भी एक ग्रामर है। उस दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स में हम आपको अल्फ़ाबेट सिखाते हैं और टूल्स देते हैं कैसे उसको डिकोड करना। जैसे आप मेरे पास चाइनीज़ भाषा सीखने के लिए आए, अब मैं कहूँगा भाई चाइनीज़ भाषा सीखनी तो 6-7 महीने तो लगेंगे। आप कहोगे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो 4 दिन के बाद चाइना जाना है 6 महीने के लिए, मैं कैसे करूँगा? तो मैं एक काम करता हूँ, एक काम करिए, चाइनीज़ भाषा की एक डिक्शनरी दे देता हूँ और आपके मोबाइल में एक ऐसा ऐप डाल के दे देता हूँ कि भैया कभी भी आप चाइनीज़ भाषा में लिखा हुआ कोई साइन बोर्ड देखते हो ना, इस ऐप को ऑन करके इसको स्कैन करो तो आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। तो दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम इसी तरह आपको कुछ टूल्स देते हैं कि ये जो डिवाइन गाइडेंस है, जो संकेतों की भाषा में है, फ्रीक्वेंसी की भाषा में, इसको कैसे डिकोड करना, सिंपल। अच्छा, ये जैसे मतलब मेरे रूटीन लाइफ को इजी कर देगी बिल्कुल। ये आपके 7 दिन का जो पूरा वर्कशॉप है। कुछ आप ग्लिम्स दे सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली उसमें क्या सिखाते क्या हैं, ताकि ये समझ में आए कि यार ये क्या, क्योंकि पहले ना दिमाग पहले से ही आपको एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है, यार पता नहीं मेरे बस की भी है या नहीं है, या अगर मैंने कर लिया कहीं ये सूडो साइंस ना हो, या मेरे तो मुझे लगता नहीं कि मैं इतना कैपेबल हूँ। इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे सबके अपने अपने अकाउंट्स के हिसाब से कि जैसे जैसे इसका ब्रेन होगा। तो क्या होता है इसके अंदर, थोड़ा सा ग्लिम्स अगर दे सकें तो। देखिए, कभी कुछ सीखते हैं तो सीखने का एक प्रोसेस है। साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहली बार साइकिल पे बैठते ही चलाने लगे ऐसा नहीं है ना, थोड़ा एफर्ट तो लगता ही है। पहली बार बैठे तो गिरे थे, बिल्कुल। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमने सीखना छोड़ दिया। तो ऐसे कुछ भी सीखते हैं तो उसके 4 अलग अलग लेवल है। जैसे लेट मी गिव एन एग्जांपल, जैसे आप कार चलाना नहीं जानते, आपको पता भी नहीं कार चलाना अनुभव क्या होता है, ठीक है, तो आप यू आर इनकम्पिटेंट फॉर ड्राइविंग अ कार एंड यू आर अनकॉन्शियस अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, आप इनकम्पिटेंट हो एंड यू आर अनकॉन्शियस अबाउट इट। लेकिन आप पहली बार कार ड्राइविंग सीखने के लिए गए ड्राइविंग स्कूल में, आप पहली बार कार ड्राइविंग सीट पर बैठे, आपने हाथ में स्टीयरिंग लिया, बताया गया ये एक्सीलेटर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम यू बिकम कॉन्शियस दैट यू आई एम, कार चलाना क्या होता है एंड आई एम इनकम्पिटेंट। दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। फर्स्ट टाइम यू बिकेम कॉन्शियस अबाउट योर इनकम्पिटेंस। फिर आपने कार चलाना सीख लिया, 10 दिन ड्राइविंग स्कूल में गया, कार चलाना आ गया। पहली बार आप कार लेके रास्ते पे निकले, पास में मैं बैठा हूँ और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। आप कह रहे अश्विनी जी बातें मत करो यार, मुझे गाड़ी चलाने दो। सामने से कोई आ रहा है, डर लगता है, अरे अरे, यू आर कॉम्पिटेंट बट यू आर कॉन्शियस अबाउट योर कॉम्पिटेंस। दैट थर्ड स्टेज ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। फिर आपको कार चलाते चलाते 5-6 साल हो गए, फिर से हम जा रहे हैं कहीं, मैं पास में बैठा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, आप बातें भी कर रहे हैं, साथ कोई मोबाइल पे फ़ोन पे आया उससे भी बात कर रहे हैं। बातें करते करते कभी राइट मुड़ना था राइट मुड़ लिए, लेफ्ट मुड़ना था लेफ्ट मुड़ लिए, घर पे भी पहुँच गए, पता भी नहीं चला कब पहुँच गए। सो नाउ आपका कॉम्पिटेंस रीच टू अ लेवल ऑफ अनकॉन्शियस, दैट्स कॉल्ड अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। ओके, अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस से अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस तक की जर्नी है। कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, ओके। 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग। सिमिलरली आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। जैसे आपको मान लीजिए आपका मैं बड़ा भाई हूँ, आपका साइकिल चलाना सीखे थे तो भाई सिखाता है ना कैसे, वो साथ में दौड़ता है, कार का जो सीट है या उसका जो कैरियर है उसको पकड़ के, चलो ठीक है चिंता मत करो, चला मैं साथ में दौड़ करते हैं ना, तो आप बड़े महफूज हैं, अच्छा ठीक है भाई ने पकड़ रखा है, आप चलाते हैं। पर एक दिन आता है अरे भाई तो कहीं दूर खड़ा है, आप देन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू व्हेन वी टीच यू आकाशिक रिकॉर्ड्स। हम आपका जो आकाशिक रिकॉर्ड की साइकिल की सीट पकड़ के साथ में दौड़ते हैं, और इसीलिए 4 लाइव सेशंस रखे गए हैं। बहुत वेरी मैथडोलॉजिकल। बहुत शानदार।
आपने ना एक बार वर्ड भी यूज़ किया था इसके अंदर, टाइम ट्रैवल। हाँ, अब ये टाइम ट्रैवल ना मैंने पिक्चरों में ही देखा है, ठीक है। मशीन है और उस मशीन में आपको बिठा दिया जाता है, फिर ऐसे इस पे इंग्लिश फिल्में बहुत ज़्यादा बनती हैं, जो हिंदी थोड़ी बहुत बनती हैं वो इतनी ऐसी होती हैं कि बस वो खाली हवा हवाई लगती हैं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। इसको मतलब समझना है कि कॉन्शियसली हमें लगता है कि लॉजिकली लगता है पॉसिबल नहीं है जितनी हमारी सेंसेस हैं, लेकिन जब हम चीज़ें समझते हैं देखते हैं तो लगता तो कुछ तो है बियॉन्ड आर सेंसेस। तो कैसे है, क्या है, उसको समझाओ, फिर हम समझेंगे कि ये मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालेगा। बिल्कुल। आपने कभी ऐसा हुआ है प्री कॉग्निटिव ड्रीम का अनुभव किया है? सपने में कोई घटना देखी हो, जैसी घटना देखी बाद में रियल लाइफ में घटी हो, ऐसा कभी हुआ है? चलिए आपके साथ नहीं, कई ऐसे लोग होंगे जिसके साथ ये हुआ होगा। हमारे जो व्यूअर्स है उसमें से कई लोग ऐसे होंगे। तो इसका मतलब कि आपने टाइम ट्रैवल कर लिया अनकॉन्शियसली। बस यही है कि इसको कॉन्शियसली भी किया जा सकता है। ये ब्रेन है आपका, टाइम मशीन ही है, टाइम मशीन ही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कई बार कई लोगों के साथ में कि आप सुबह उठे और अचानक आपको बड़ा अनईजी सा महसूस हो रहा है, जी घबरा रहा है, आप लगता है यार पता नहीं कुछ बुरा होने वाला है, और कोई हादसा होता है, तब तब आप कहते हैं अरे आज सुबह से मुझे ना ऐसा फील हो रहा था कुछ गलत होने वाला है। ऐसा तो हुआ होगा, वो आपने टाइम ट्रैवल कर लिया। फ्यूचर में जो होने वाली घटना की फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग ने ग्रास तो कर ली, लेकिन वो आपका दिमाग उसको डिकोड नहीं कर पाया, क्योंकि आपके दिमाग में जो वोकेबलरी है वो स्थूल अनुभवों की है, भौतिक अनुभवों की है, आपके सामने जो स्थूल जगत है उसका। लेकिन जो होने वाली घटना के वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग ने पकड़ा वो तो सूक्ष्म है। सूक्ष्म तरंगों को आपके शब्दों के भाषा में परिवर्तित करने की वोकेबलरी आपके पास नहीं है, और उस वोकेबलरी को कहते हैं ट्रांसपर्सनल वोकेबलरी। ट्रांसपर्सनल वोकैबुलरी। ट्रांसपर्सनल वोकेबलरी। ओके। और टाइम ट्रैवल जो करते हैं उसको कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। दो नए वर्ड्स और मिले हमें आज, मतलब तीसरा वर्ड हो गया हमारे लिए। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, हमें जो टेलीपैथी होती है, पूर्वाभास होता है, प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स होते हैं, डेजावू होता है, वो सारे ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके। और ये मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालेंगे? मान लो सीधी सीधी बात है, आम भाषा में अगर मैं पूछूं, मुझे पता लग गया आपकी भाषा में कि टाइम ट्रैवल मैंने कर लिया, कि ये होने वाला है, तो फिर इससे मेरे जीवन में तो उल्टा दुष्प्रभाव ही आएंगे कि मैं ज़्यादा चिंतित हो जाऊंगा, ज़्यादा परेशान रहूंगा, अरे भाई ये तो होने वाला है अब। इसकी दो बातें, एक आप यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, दूसरा ये कि जो होने वाला है यू कैन फाइंड आउट अ लूप और उसको रोक सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कल आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, आप राजस्थान से हैं, आप जयपुर जा रहे हैं, बाय रोड जाने वाले हैं, कल सुबह 6 बजे निकलोगे, और यहाँ से जयपुर कितना 4 घंटे का 5 घंटे का जर्नी है, और आपको ध्यान है कि हाँ एक वहाँ पर रास्ते में है ना, करीब 6 बजे निकलेंगे तो 7-8 बजे के आसपास रास्ते में एक पर्टिकुलर ढाबा आता है या रेस्टोरेंट आता है, वहाँ का खाना बड़ा कुछ पराठे बढ़िया मिलते हैं, आप सोचते कि वहाँ नाश्ता करेंगे। आप जब भी जयपुर जाते हैं वहाँ नाश्ता करते हैं, लेकिन कल ऐसी संभावना है कि आप वहाँ नाश्ता करेंगे और वहाँ के उस पराठे में, उस फूड में देयर इज सम इम्प्योरिटी, कुछ गड़बड़ी है, और वहाँ का वो पराठा खाने की वजह से बाय द टाइम यू रीच जयपुर पहुँचो उसके पहले आपको फूड पॉइजनिंग होने वाला है और आपको जाते ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। दिस इज़ हाउ आपकी ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये डेस्टाइंड। आप मेरे पास आते हो, मुझे पूछते हैं कि अश्विनी जी मेरी कल जर्नी कैसी रहेगी, मैं जयपुर जाने वाला हूँ, मुझे बताइए। मैं टाइम ट्रैवल करके ये पता करता हूँ कि आप अगर उस रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे तो बीमार होने वाला है। मैं आपको बोलता हूँ कि काम करिए, जाइए, लेकिन कहीं रास्ते में खाना मत खाइएगा, नाश्ता घर से ही लेके निकलिए, या मैं आपके टाइमिंग को चेंज कर देता हूँ, कितने बजे निकलने वाले, 6 बजे। एक काम करिए 6 बजे मत निकलिए, 1 घंटा लेट निकलेंगे तो चलेगा। वो टाइम चेंज कर दिया तो आपने उस लूप को बाईपास कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस यस। तो इससे यू कैन फाइंड आउट आपके फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री में, आगे जीवन की जर्नी में जो लूप्स हैं, जिससे आप उस अनहोनी को, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आपके जीवन पे बुरा प्रभाव डालने वाली है, उसको बाईपास कर सकते हैं। तो जब आप ये बोल रहे हो कि हम इस लूप को बाईपास कर देंगे, तो आपको नहीं लगता कि यूनिवर्स ने जो प्लान कर रखा है हमारे लिए, हम उससे फिर छेड़छाड़ करेंगे? यूनिवर्स ने, जब हम पैदा हुए ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 प्रोग्राम हमको दिए हैं। ओके। एक है गॉड ड्रिवन, एक है ईगो ड्रिवन। देखो, ईगो ड्रिवन और एक है गॉड ड्रिवन। गॉड ड्रिवन, ठीक है। ये सारी माइजरीज, पेन, कष्ट, ये ईगो ड्रिवन में है। लेकिन जो गॉड ड्रिवन है
उसमें चैलेंजेस होंगे लेकिन कष्ट नहीं है। और चूंकि वी आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड्स इम्पार्शियल फंक्शनिंग टोटालिटी, परमात्मा हमारे जरिए काम करता है। जैसे मैंने आपको मधुमक्खी का, मछली का उदाहरण दिया। अब जरा सोचे, जिस मधुमक्खी जैसे छोटे जीव को, जिसको बुद्धि नहीं दी, उनका भी इतना अद्भुत उपयोग कर रहा है, तो जिस जीव को, इंसान को इंस्टिंक्ट तो दिया है, बुद्धि भी दी है, तो उनका तो कितना अद्भुत उपयोग करता होगा। तो इसको बाईपास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके हिसाब से? वो चाहता है बाईपास करना, मतलब कमिंग, आप जो राह भटके थे उससे सही रास्ते पे आना, उसको बाईपास करना नहीं बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हो कि ये भी डेस्टाइंड है कि फिर वो व्यक्ति आता ही या सीखता ही वो टाइम ट्रेवल, तभी तो वो सीख रहा है, कर रहा है, ताकि वो बाईपास कर पाए। बड़ा है तो मतलब मैं अगर इसको अपने लेवल पे समझने की कोशिश, बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या चाहता है भाई? सीधा सीधा चलाना, काहे का दिमाग लगा रहे हो? ओके, मैं ना इसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ। आपका अपना आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन जो हमारा जो नई जनरेशन आ रही है उसके अपनी एक क्यूरियोसिटीज़ हैं, उसके अपने लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। वो अगर सूर्य देवता को जल भी चढ़ाना है तो आपके मेरे कहने पे नहीं देने वाले, उनके पास एक लॉजिक होना चाहिए। तो मैं वो जानना चाहूँगा आपसे, आप कैसे इन चीज़ों को समझते हो? क्या लगता है आपको, जो जिसकी बात कर रहे हैं कि BMIR है या आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, देखो देखने में तो यही लगता है ना यार, पता नहीं क्या है, क्यों है, एक और नया ज्ञानी है, एक और नई बातें हैं, एक और नई तरह की कोई कहानी है, ऐसा लगता है। व्हाट डू यू टेक, आपका क्या टेक है इसके बारे में? मेरा ये मानना है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि ये क्या है, क्योंकि हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। और कभी कभी कई ऐसी नई चीज़ें आती हैं जिसको हमें लगता है कि हमारे लिए नहीं है, लेकिन फिर वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है, वो ज़रूरी हो जाता है यूज़ करना। जैसे कि कई ऐसे लोग थे कि जब वो GPS आया तो वो यूज़ नहीं करते थे कि यार ये क्या है, हमें नहीं आता है, पर वो अब आज हमारी ज़रूरत बन गई है। डिजिटल पेमेंट के वॉलेट है, डिजिटल पेमेंट जैसे कर रहे हैं, तो एक समय जब ऐसा आया कि वो हमारी ज़रूरत बन गया, डिजिटल पेमेंट यूज़ करना, उसकी जो टेक्निकलिटीज़ है उसको समझना। वो आज भी ये चीज़ पाकिस्तान के लिए बड़े वैसे है कि मतलब मैंने एक वीडियो देखा था वहाँ के इन्फ्लुएंसर का कि कैसे एक सब्जी वाले के पास भी एक ऐसा स्कैन कोड है कि पैसा उसके बैंक में चला जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ के पास नहीं है अभी। एग्जैक्टली। तो टाइम ट्रैवल की अगर हम बात करें तो वो भी कुछ ऐसा ही है। ये एक एडवांस्ड, हम एक तरीके से कह सकते हैं स्किल है, टेक्नोलॉजी है, जो हमें यूज़ करनी चाहिए और सीखनी चाहिए अपने बेनिफिट के लिए। जैसे आपने युवाओं की बात की, वो कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं या कैसे इसके बारे में समझ सकते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये ह्यूमंस की एक नई एबिलिटी है जो उन्हें सीखनी चाहिए। और ख़ास करके जो युवा हैं वो तो इसको ज़रूर समझ पाएंगे इस कंटेक्स्ट में कि देखिए, जैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो इवोल्यूशन जैसे होता गया तब प्रकृति में भी कुछ चेंजेस आते गए, एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आते गए। तो वो स्पीशीज़ जिन्होंने खुद को डेवलप नहीं किया चेंजिंग टाइम्स के हिसाब से, वो एक्सटिंक्ट हो गई। ट्रू। वैसे ही आप देखिए कई बिजनेसेस हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद को नहीं बदला, वो नई जो टेक्नोलॉजी है उसको नहीं सीखा, तो वो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाए, सरवाइव नहीं कर पाए। बोले ये ऑनलाइन बिजनेस करना ये सारा तो अपने काम का नहीं है। जिन्होंने किया वो फ्लरिश कर गए, इनफैक्ट बहुत सक्सेस उनको मिल गई। आज के वक्त में हर किसी को ये सीखना ही चाहिए। मुझे कुछ अपना एग्जांपल्स, स्टोरीज अगर मान लेते हैं, जैसे आपने अपनी लाइफ में कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया, मुझे वो जानना है। एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ मैंने अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया। तो सबसे पहले तो मैंने जब सीखा इसे, तो मेरे पिताजी जो हैं उन्होंने मुझे सिखाया था, वो जो सिखाया था। और जब मैंने अपना पहला सेशन किया तो मुझे याद है कि मैं कॉलेज ख़त्म किया था मेरा, और फिर मैंने जस्ट एक पहला सेशन किया था, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। फिर ऐसा हुआ कि जब वो घटना हुई जिसको मैंने प्रेडिक्ट किया था, जिस सेशन मैंने किया था, तो उसमें मुंबई में चलती ट्रेन पे ब्रिज टूट के गिरा था। तो ये घटना हुई और मैंने न्यूज़ में देखा, तो मुझे लगा कहीं तो मुझे ये पता है। तो मैं दौड़ के गया अपने रूम में और मैंने पूरा जो अपना इन्फॉर्मेशन जो भी परसीव हुआ वो लिखा था। और इनफैक्ट उसका एक विजुअली मुझे जो परसीव हुआ वो मैंने रिप्रेजेंट भी किया था, एंड इट वाज एग्जैक्टली द सेम। रिप्रेजेंट मतलब आपने ड्राइंग किया था? एग्जैक्टली ओके। कि मुझे जो परसीव हुआ वो कुछ ऐसा है, ऐसा ब्रिज टूट के गिरता है और ये थाना में होता है।
थाना में चलती ट्रेन पे ब्रिज टूट के गिरेगा, ऐसा होगा, और वो एग्जैक्टली था. आफ्टर दैट लाइक मैं ये कह सकता हूँ कि माई लाइफ वॉज चेंज आफ्टर दैट. उसके बाद क्योंकि मैं उस वक्त कॉन्शियसनेस पे भी रिसर्च कर रहा था, इनफैक्ट वो ख़त्म हो चुका था मेरा रिसर्च, एंड तो उस वजह से मैं इसमें काफ़ी कुछ टाइम ट्रैवल में ही कई रिसर्च कर पाया, बिकॉज ये एक कॉन्शियसनेस का साइंस भी है. तो ये साइंस है, ये साइंस भी है. और उसमें फिर मैंने कॉन्शियसनेस और ये जो टाइम ट्रैवल है उसका स्टडी करके और नई चीज़ें इसमें डेवलप की, कि हम आज मैं कह सकता हूँ कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैं नहीं जानना चाहूँ तो मैं नहीं जान सकता, ऐसा कुछ नहीं है. मैं जो जानना चाहूँ वो जान सकता हूँ. जैसे कि अगर स्टॉक मार्केट आज जिस लेवल पर है तो एक महीने बाद वो कहाँ पर होगा. लोग आते हैं आपसे टिप्स लेने के लिए? हाँ, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ. मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिन पर मैं वर्क करता हूँ, जिसमें हम पुलिस की हेल्प भी करते हैं. कई लोगों के जैसे इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस में कोई डिसीजन लेना कोई है. स्टोरी शेयर कर सकते हैं कोई जो रियलिस्टिक हो, मतलब रियलिस्टिक मतलब जो हाँ, आपके मैं साथ, स्टोरी शेयर कर सकता और हूँ आपको. अगर आप अपनी लाइफ की भी बताएंगे तो भी जी समझ में बिल्कुल, आएगा. बिल्कुल मैं आपको स्टोरी शेयर कर रहा हूँ. तो मेरे एक क्लाइंट हैं, उनका कार का शोरूम था, तो है इनफैक्ट, तो वो उसको बंद करने वाले थे. फिएट का उनका शोरूम था, फिएट कंपनी जो है उनका, तो ज़्यादा सेल्स नहीं हो रहा था. तो मैंने उनको, वो बंद करने वाले, ही कंसल्टेड मी, आई सेड कि आप इसको बंद मत कीजिए, क्योंकि जीप या तो जीप जैसी ही कोई मॉडल है कार का, उसकी ऐसी कंपनी के साथ, मैंने पर्टिकुलरली नेम किया था कि ये जीप कंपनी, इसके साथ मर्जर होगा और उसके बाद आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा. तो उन्होंने वो बिजनेस को बंद नहीं किए, और विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम जीप के साथ फिएट का मर्जर हुआ, एंड आफ्टर दैट उनका सेल्स बहुत ही बढ़ गया. इनफैक्ट बहुत अच्छा उन्होंने ग्रो किया बिजनेस में. जो नया मॉडल आया फिएट का जीप, जीप के साथ मर्जर हुआ कंपनी के साथ. और आपकी लाइफ में आपने कभी किसको यूज़ किया है? हाँ, बहुत बार यूज़ किया है. कब, मतलब जैसे कि एक बार क्या हुआ ना कि मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा था, आई वॉज ट्रैवलिंग, एंड मैं जब ट्रैवल कर रहा था गोवा में, मैं गोवा गया था, तो मेरे को क्या चैलेंज आएगा ये मैंने पहले से ये देखा हुआ था. तो मुझे पता है कि मेरे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर था उस वक्त, तो दैट वेंट मिसिंग, मेरा पाउच, और वो, तो वो एग्जैक्टली कहाँ से मिलेगा वो हमको पता था. तो हुआ भी ये कि जैसे होटल से ही वो गया था, तो कहाँ से मिलेगा ये हमें पता था, और हमने जब ढूंढा तो हमें वहाँ से उस लोकेशन से वो हमें मिल भी गया. अच्छा, कभी आपने तो उस तरह यूज़ नहीं किया कि स्टॉक में कैसे अपने पैसा कमा लेंगे, चलिए स्टॉक में लगा देते हैं, पता है हाँ, महीने बाद किया कहाँ है. मेरे कई क्लाइंट हैं जिनको मैंने बताया कि उनको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उन्होंने उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट किया कि उनको होल्ड करना चाहिए या नहीं, या उसमें से वो स्टॉक को सेल कर देना चाहिए, और अगर इन्वेस्ट करना है तो किस स्टॉक में करना चाहिए. और मेरे क्लाइंट हैं जिन्होंने 3 टाइम्स उनको रिटर्न मिला विद इन अ मंथ. इसके बाद तो मुझे लगता है लाइन लग जाएगी कई कमेंट सुनने के बाद तो हाँ, क्या. लेकिन इसको हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे देखो स्पेकुलेशन नहीं करना है. हम हमारे जो क्लाइंट होते हैं ना उसको ये बोलते हैं डोंट डू स्पेकुलेशन. आप स्टॉक को डिलीवरी बेस करिए. जैसे आपके पास जैसे 10 लाख रुपया है और आपको इन्वेस्ट करना है, तो हम आपको पूछेंगे कितने टाइम के लिए करना है. आप मुझे बोलोगे ओके 4 to 5 months, 5 महीना. तो हम टाइम ट्रैवल के जरिए आपको बता सकते हैं कि आपको ये 10 लाख रुपया ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए कौन सा है, कि आपको आईटी कंपनी में करना चाहिए, सीमेंट में, या किसी रियल एस्टेट में, या गोल्ड में, सिल्वर में, तो हम आपको बताएंगे. और अब तक का रिकॉर्ड है जितने भी हमारे क्लाइंट्स को हमने बताया, किसी को अगर मान लीजिए 4 महीने का तो 30% से कम रिटर्न किसी को नहीं मिला. वाह, और आप लोग खुद भी करते हैं? ऑनेस्टली कहूँ तो हमें ज़रूरत नहीं है. द रीज़न इज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ चीज़ें हमको एक लेवल पे पहले से ही पता होती है, और इसलिए हमारा एक कॉन्शियस इंटरफेरेंस होता है. कॉन्शियस इंटरफेरेंस क्या मतलब है इसका? जैसे मैं मेरे लिए कुछ टाइम ट्रैवल करना चाहूँ, ठीक है, मान लीजिए कल भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच है वर्ल्ड कप का, और मैं टाइम ट्रैवल करूँ, अब मेरा इंटरफेरेंस क्या आएगा, अरे इंडिया जीतना चाहिए यार, है कि नहीं. बिकॉज ये टाइम ट्रैवल है पूरा कॉन्शियसनेस का गेम. मेरी कॉन्शियसनेस ये अलाउ ही नहीं करेगी कि यार पाकिस्तान जीतना चाहिए, ठीक है कि नहीं. तो इसको तो एक यू हैव अ डिजायर्ड आउटकम पहले से इन योर माइंड, वो इंटरफियर करेगी. तो उसका भी रास्ता है हमारे पास. हम लोग क्या करते हैं, जैसे पाकिस्तान भारत का मैच है कल
शाम को, और रात के 10 बजे मैच ख़त्म हो जाएगा, तो 10:30 बजे तो पता चल ही जाएगा कि कौन सा कंट्री जीता। अब मैच में होता क्या है, और स्पेशली ऐसी मैच भारत पाकिस्तान की हो, वर्ल्ड कप की फाइनल हो, उसमें आपको याद होगा कि जो 2011 का वर्ल्ड कप मैच इंडिया श्रीलंका का मैच था, कि 10 बॉल बाकी है, 12 रन करने हैं कभी, और उसमें 5 बॉल बाकी है, और बहुत नेक टू नेक था। 7, और उसमें 5 बॉल बाकी, उसमें 1 विकेट गिर गई। ऐसा मोमेंट आता है, ऐसे में तो इंटरफियरेंस की तो भरमार लग जाती है वो मतलब घास के ढेर में से सुई को ढूंढने के बराबर है ये। तो जहाँ पर्सनल इंटरेस्ट होता है पर्टिकुलरली इस तरह से इन्वॉल्व, तो उसके तो लिए वहाँ हम क्या करते हैं, हमने कई सारे वर्ल्ड कप मैचेस को भी प्रेडिक्ट किया है। जैसे लास्ट वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया जीते, जहाँ पे सेमीफाइनल तक इंडिया वॉज अनबिटन था, सब लोग बोलते हैं इंडिया जीतेंगे, तो हमने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इंडिया को दिया था कि इस बार के वर्ल्ड कप में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं मान लीजिए भारत पाकिस्तान की कल मैच है, तो हम हाइपोथेटिकल इवेंट करते हैं, क्रिएट करते हैं टाइम ट्रैवल करने के लिए। तो मैं ऐसा एक इवेंट क्रिएट करता हूँ कि अगर कल जो भी रिजल्ट आएगा, मुझे परसों सुबह तो पता चल ही जाएगा। तो अच्छा ठीक है, तो मैं अगर भारत जीता ना, तो मैं मेरे बेटे देवांग को घर के टेरेस पे ले जाके एक आइसक्रीम खिलाऊंगा, ठीक है। अगर भारत जीता तो आइसक्रीम खिलाऊंगा, और अगर पाकिस्तान जीता तो मैं उसे एक पार्कर की पेन गिफ्ट करूंगा। ये मैंने हाइपोथेटिकल इवेंट क्रिएट कर दिया, और बाकायदा ऐसा नहीं कि खाली सोच में कागज़ पे डायरी में लिख लिया कौन सी पेन दूंगा, कौन सा आइसक्रीम खिलाऊंगा, या वो भी तय कर लिया, लिख लिया बाकायदा कि ये ऐसा। अब ये फ्यूचर में मैंने एक इवेंट क्रिएट कर दिया। अब मैं देवांग को क्रिकेट की बात ही नहीं करता, मैं देवांग को पूछूंगा, बेटा एक काम करो, तुम टाइम ट्रैवल करके ये पता करो कि परसों सुबह घर के टेरेस पे ले जाके मैं तुम्हें क्या देने वाला हूँ। और अगर मुझे ये बोलता है कि डैडी आप परसों सुबह मुझे घर के टेरेस पे ले जाके आइसक्रीम खिलाने वाले हैं, तो मुझे पता चल गया रिजल्ट क्या है। पर अगर मेरे जहन में ये हल्का सा भी ख्याल है कि मुझे बस पता चल जाए तो अपन सट्टा करते हैं, तो गलत आएगा ये। जो आपने पहले इस क्वेश्चन का काउंटर कर दिया जो आने वाला है, क्या तो गलत आएगा। हाँ ठीक है। तो ये बड़ा कैची इमरान हाशमी की याद दिला दिया आपने। ओके वंडरफुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो येस माइंड वाला हूँ, तो मुझे पता है कि चीज़ें हैं, एनर्जी का सारा गेम है या, लेकिन हाँ थोड़ा सा और जब हम इसको और डीप में समझते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इस पर अभी ज़रूरी है ये रोशनी डालना कि ये साइंटिफिक है, तो आपने किसी व्यक्ति की लाइफ में क्या बदलाव किया है, उसकी पर्सनल लाइफ में? साइंटिफिक है। आई विल गिव एन एग्जांपल कि एक व्यक्ति है सूरत के, जिसको 13 साल से पार्किंसन की बीमारी थी, एंड उनकी हालत ऐसी थी, ही वॉज नॉट एबल टू वॉक, चल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने एवरी पॉसिबल जो भी इलाज करना था वो सारे डॉक्टर्स को दिखा दिए थे। तो मेरे किसी एक स्टूडेंट के जरिए ही मेरा उनसे परिचय हुआ, बोले गुरुजी इनके लिए कुछ बताइए, आप करिए क्या। मतलब यार मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन टाइम ट्रैवल के जरिए देवांग ने ये टाइम ट्रैवल सेशन किया था कि ये इंसान को किस तरह का ट्रीटमेंट अगर दिया जाए या क्या ऐसा करने से ये ठीक हो सकता है। तो इन्होंने मुझे बताया कि इंसान की कोई ऐसी सर्जरी होगी जिसके इसके दिमाग जो स्कल में 2 रॉड डाले जाएंगे होल करके, उस रॉड को वायर से कनेक्ट किया होगा, कुछ पेसमेकर जैसा है, बैटरी जैसा, ऐसा ऐसा। मैंने बोला यार ये बड़ा अजीब है। अच्छा दूसरी बात कि हम डॉक्टर तो है नहीं कि हम उनका सर्जरी कर देंगे। अब सवाल ये आया कि ऐसा सर्जरी करेगा कौन। तो मैंने आई गॉट वेरी बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं मेरे, तो हमारे एक डॉक्टर फ्रेंड है, उसको मैंने पूछा कि भाई यार ऐसा ऐसा, तो उसने बोला आपने जो करा है बिल्कुल सही है। अभी एक नई सर्जरी जो है डेवलप हुई है स्पेशली पार्किंसन के मरीजों के लिए, उसको बोलते हैं DBS, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। उसमें ऐसा ही है, और उसने नाम दिया कि मुंबई में एक डॉक्टर पारस दोषी हैं, उस पारस दोषी जी जसलॉक में आई थिंक न्यूरो सर्जन है, और वो इस तरह की सर्जरी करते हैं। और उसी के सेशन के आधार पर हमने उस डॉक्टर का संपर्क किया उन्होंने, और बिल्कुल उनकी इसी तरह से सर्जरी हुई जैसा कि बताया गया था। और वो सर्जरी होने के बाद वो इंसान जो चल नहीं पा रहा था, सूरत से अहमदाबाद अपनी खुद की ऑडी ड्राइव करके आता है। एक लड़का जिसको सीवियर फैटल एक्सीडेंट हुआ था, ही वॉज इन कोमा, सीवियर हेड इंजरी हुआ था, एंड डॉक्टर ने बोला कि भाई सर्जरी करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा है, एंड एनीथिंग कैन हैपन।
सर्जरी करके बाद शायद बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है। तो अब पेरेंट्स बेचारे पहले ही काफ़ी बहुत खर्चा कर चुके थे, सर्जरी में बहुत पैसा लगता है, तो देवर इन डिलेमा कोई बेटा है, बचाना, सर्जरी तो करनी है, लेकिन डॉक्टर ने कहा भाई कोई गारंटी नहीं है। अब रात के 11 बजे उन्होंने बोला सुबह तक जवाब दो, 72 घंटे में सर्जरी करनी पड़ेगी। रात के 11 बजे उस बच्चे की मदर ने मुझे फ़ोन करा कि गुरुजी बहुत परेशान है, आप हमारी इतनी जो है मदद कर दीजिए। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उनको टाइम ट्रैवल सेशन करके अगर ये बताऊं कि हाँ आप सर्जरी करवाइए, सर्जरी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, जो भी है उसके आधार पर वो निर्णय लेंगे। मेरे लिए तो धर्म संकट है, सही बात है। ठीक है, लेकिन हमने टाइम ट्रैवल सेशन करके बताया कि आप सर्जरी करिए, वो बिल्कुल मतलब सर्जरी सक्सेसफुल रहेगी, एंड इट वाज ट्रू। सर्जरी किया गया, इट वाज सक्सेसफुल। मतलब हेल्थ के रिलेटेड तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। एनीथिंग, नॉट ओनली हेल्थ, एनीथिंग। कितनी देर लगती है टाइम ट्रैवल करने में? एक सेशन टेक्स अबाउट 40 मिनट्स एवरेज, कभी 30 से लेके 40-45 मिनट लगता है। तो ऐसे फिर आपके पास रिलेशनशिप वाले भी आते होंगे जिनको हर तरीके आपस में टकराव है, जिनको लगता है कि आगे में आते हैं। तो अच्छा, अगर मैं आप दोनों से अलग अलग पूछूं, आपके पास अलग तरह केस आते हैं या और आपके पास ऐसा कुछ भी है? ये ऐसा नहीं है, आता है, हम दोनों देखिए हम दोनों करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी क्योंकि मेरे पास अभी इतना दूसरा काम है कोर्स के, तो टाइम ट्रैवल सेशंस ऑलमोस्ट 80 to 90% यही करता है। लेकिन कभी इनको लगता है कि बिकॉज वी इन्फॉर्म द क्लाइंट, ओके, लोग इतना भरोसा करते हैं कि हमारी बात पे वो निर्णय लेते हैं, तो कभी हमको लगता है नहीं वेरीफाई करना है, तो वो मुझे बताते हैं। देवांग मुझे बोलेगा कि डैडी आपको एक टाइम ट्रैवल करना है। अच्छा, टाइम ट्रैवल क्या करना नहीं बताएगा मुझे, वो हमारा एक सिस्टम है। फिर मेरा जो आउटकम आएगा उसका आउटकम के साथ में रिलेट करेंगे और इट इज़ सेम, तो ठीक है, कोई गलती नहीं है। तो आपके पास आते हैं एक्स, सर जैसे हमारे पास डीएम आते हैं कि हमें एक्स वापस लेके आना, आएगा नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल आते हैं। आते हैं। और लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ उनको, लाइक आई गिव देम ऑप्शंस कि आपको क्या करना है। अगर इनको चूज़ करना है वापस जाना, बिकॉज उसका कोई प्रोबेबिलिटी है कि आ भी जाए, शायद ना भी आए। लेकिन एक ऑप्शन मैं ये भी देता हूँ कि आपके लिए सबसे बेस्ट पर्सन एज ए लाइफ पार्टनर कौन हो सकता है, मैं ये भी बता सकता हूँ। ऑप्टिमम आपके लिए लाइफ पार्टनर कौन हो सकता है, तो आप क्या जानना चाहेंगे? अच्छा, जब हम टाइम ट्रैवल या आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो ये तो चलो एक ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो सीखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मुझे कुछ ऐसे कुछ साइंस बता सकें जो यूनिवर्स हमें देता है, जिससे हमें समझ में आए कि हमें किस तरफ जाना है, कुछ तो साइन होंगे ना जो एक कॉमन होंगे, वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, परमात्मा जिसको हम कहेंगे, उन्होंने बाकी जीवों को इंस्टिंक्ट दिया है, हमको इंटेलेक्ट दिया, हमको इंस्टिंक्ट भी दिया, इंटेलेक्ट दोनों दिया है। तो ये जो इंस्टिंक्ट हम जो उसको इनर वॉइस कहते हैं, कभी भी मुझे मालूम है एक इंसान के जीवन की घटना कि वो बस स्टैंड पे खड़ा है, उसको कहीं जाना है, एक बस आती है, उनके अंदर से लगता है कि इस बस में नहीं जाना है, हालांकि वो जा सकता था। बोले यार थोड़ी पुरानी बस लग रही है, अभी दूसरी अच्छी वाली बस आती है उसमें जाता हूँ करके, और 20-25 मिनट के बाद दूसरी बस आने वाली थी, तो वो नहीं बैठता उस बस में, दूसरी बस आती है उसमें बैठता है। और जैसे ही वो करीब शायद 100 किलोमीटर की दूरी पे ही आगे जब गए होंगे, तो देखा तो जो बस में जिसमें वो बैठने वाला था, दैट बस मेट विथ एन वेरी मैसिव एक्सीडेंट। उस बस में से करीब 11 लोग की डेथ हो गई थी। अगर आपको याद हो कि इस जो अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, वैसे बहुत सारे किस्से आपको आए थे कि कोई, यहाँ तक कि मेरे ही एक मित्र हैं, वो जाने वाले थे लंदन और उसी दिन जाने वाले थे, तो मुझे एकदम से शॉक लगा, बोला यार ये तो जाने वाले थे। तो मैंने उनको फ़ोन करा, तो मैंने हमारे उस मित्र को फ़ोन किया, बोले यार आई वॉज शॉक्ड कि जब मैंने ये सुना कि तो आप तो जाने वाले। हाँ मैं जाने वाला था, इसी दिन को जाने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बेटे से बात हुई और बातों में ऐसा निकला कि बोले नहीं मैं 3 दिन के बाद आता हूँ। तो मैंने उस मंडे की जो मंडे या जो भी डे था उस दिन का टिकट मैं करने वाला था, लेकिन मैंने उस दिन नहीं करके मैं आई वॉज अबाउट टू जैसे टिकट बुक कर रहे थे, तो लेकिन बात क्या करा। तो इस तरह से बहुत सारे संकेत ड्रीम्स में आते हैं, स्वप्न में आते हैं संकेत। देखिए जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, क्योंकि परमात्मा हमारे जरिए काम कर रहा है, ही डजंट वांट टू फेल, लेकिन वो हमारी फेलियर अगर है तो उनकी फेलियर है, लेकिन वो हमारे जरिए अपना काम तो निकाल ही लेगा। अगर आप सतोगुणी या ऑप्टिमम मार्क पे नहीं है तो आपको रजोगुणी पे भेजेंगे, रजोगुणी तमोगुणी भेजेगा करके उनको जो करवाना है वो करवा लेगा।
लेकिन चूंकि आपने उस फ्री विल का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए वो आपको पनिशमेंट देगा। कहते हैं ना, कर्म करना आपका अधिकार है, फल आपका अधिकार नहीं है। लेकिन अगर आप गॉड गिवन लाइफ जीते हैं, यू आर अलाइंड विद दैट, सो आपको फल की चिंता करने की नहीं है। यू जस्ट डू योर कर्मा। इसलिए आपने पूछा ना कि आप अपना कभी ये सोचते हैं करके, नहीं, आई डोंट थिंक कि पॉडकास्ट कैसा जाएगा, ये कैसा जाएगा, मेरा जीवन कैसा जाएगा, मैं सोचता ही नहीं हूँ। बिकॉज मेरा एवरी ब्रीथ ऑफ माई लाइफ आई लिव इन अ टाइमलेस स्टेट ऑफ माइंड। टाइमलेस, मेरे लिए ना कोई पास्ट है, ना कोई फ्यूचर है, ना कोई प्रेजेंट है। तो जब आप टाइमलेस की बात कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है मेडिटेशन का पर्पस होता है कि आपकी कॉन्शियसनेस को और ज़्यादा बढ़ाना, आपके मेमोरी को और बढ़ाना, आपको डिसीजन को और फास्ट कर देना, तो मेडिटेशन किस तरह हेल्प करता है? मेडिटेशन डज हेल्प यू एक्सपांड योर कॉन्शियस अवेयरनेस। आपकी चेतना को एक्सपांड करने में बिल्कुल मदद करता है। आप करते हैं? बिल्कुल। Wonderful. मेरे लिए मेडिटेशन के मायने ही अलग है। क्या है? मेरे लिए अभी ये पॉडकास्ट जो आपसे कर रहा हूँ वो भी एक मेडिटेशन है। समझाइए इसे थोड़ा सा। आप कुछ भी काम होश में करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में देयर इज़ नो सेकंड थॉट, आई एम टोटली फोकस्ड। आई एम यूजिंग माई कॉन्शियसनेस एज एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। देन हम कॉन्शियसनेस को दो तरीके से उपयोग करते हैं, एक है एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस, दूसरा है एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। एक्सपेंड एंड एक्सटेंड। एक्सटेंड, ओके। तो मेरी चेतना हमेशा एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस पे रहती है। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक्सपांड करूँगा, लेकिन अभी आई एम हियर, तो मेरे लिए एक मेडिटेशन है। कैसे करते हैं ये भी बताना पड़ेगा, मतलब आप बाय रिमेनिंग अवेयर, माइंडफुलनेस। ध्यान से करो, खाना खाना है तो ध्यान से खाओ, बात करनी है तो ध्यान से करो। आई एम अवेयर। ओके, वंडरफुल। अच्छा, बड़ा ना इंटरेस्टिंग इसमें बात आई। मैं कल एक किन्हीं के साथ बात कर रहा था, उन्होंने एक अच्छी चीज़ शेयर की कि अगर आपको अपनी वाणी में भी प्रभाव लाना है तो सिर्फ माइंडफुल बोलना शुरू कर दो। मैंने कहा मतलब कि आप अपने आप को सुनना शुरू कर दो तो आपकी वाणी में प्रभाव आ जाएगा, अपने आप पॉज आना शुरू हो जाएगा, आपका ठहराव आना शुरू हो जाएगा। तो आपकी बात से वो लग रहा है कि हाँ, सही कह रहे हैं आपकी। अगर हर चीज़ को मैं अवेयरनेस के साथ करूँगा तो वही ध्यान हो जाएगा मेरे लिए। बहुत बढ़िया, शानदार। मैं जाते हुए पॉडकास्ट के अंत की तरफ हम हैं। वैसे तो हमने सोचा था इससे काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी ऑडियंस के लिए एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। एक सरल भाषा में समझा दीजिए कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि थोड़ा प्रोवोकेटिव हो जाएगा अभी तक, क्योंकि जितना लोगों ने सुना है ना, ये सुना है कि सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है, रीप्रोग्राम या सबकॉन्शियस माइंड। एंड मैं बड़े आधिकारिक रूप से कहता हूँ, दिस कंसेप्ट इज टोटली बेसलेस। ओके। आज तक विश्व की किसी भी किताब में या विश्व में किसी ने भी डिफाइन करके नहीं समझाया कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड सबकॉन्शियस, व्हाट इज सबकॉन्शियस। हर जगह पे आपने ये एनालॉजी सुना होगा कि कॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग, सबकॉन्शियस लाइक बेस, द 10% है कॉन्शियस, 90% सबकॉन्शियस है। पर एक्चुअली कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे इस कमरे में मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, तो मेरे 2 से 3 फीट के दायरे में आसपास जो भी है उसको मैं अपनी 5 फिजिकल सेंसेस से अनुभव कर रहा हूँ। दैट इज़ माई फील्ड ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस, कॉन्शियस माइंड। लेकिन इस कमरे की 4 दीवारी के भीतर जब मैं दाखिल हुआ तो मैंने देखा, हाँ, एक कुर्सी पड़ी, एक गमला पड़ा हुआ है, ठीक है, आई एम अवेयर। बट मैं अपने 5 फिजिकल सेंसेस से इसका अनुभव नहीं कर रहा। मतलब प्रकट रूप से वो है, प्रत्यक्ष नहीं है। जो मेरे सामने प्रत्यक्ष है उसी का मैं 5 फिजिकल सेंसेस से अनुभव करता हूँ। सो दिस इज माई फील्ड ऑफ माई कॉन्शियस अवेयरनेस। तो 4 दीवारी के भीतर, यानी कि टाइम एंड स्पेस के भीतर, 2 दीवार के बीच का डिस्टेंस है मान लीजिए 15 फीट होगा। स्पेस, एक दीवार से दूसरी दीवार पर तक जाने में जो समय लगेगा मान लीजिए 5 सेकंड। तो टाइम एंड स्पेस के भीतर जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस के दायरे में से वो दायरा जो प्रत्यक्ष रूप से 5 फिजिकल सेंसेस से हम अनुभव करते हैं, वो है कॉन्शियस माइंड। और उसी टाइम एंड स्पेस के भीतर हमारी चेतना का वो दायरा जिसमें वो प्रकट रूप से चीज़ें हैं पर हम अपनी 5 फिजिकल सेंसेस से अनुभव नहीं करते हैं, दैट इज सब पार्ट ऑफ माई कॉन्शियसनेस। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सब कॉन्शियस। लेकिन इस कमरे के बाहर भी तो पूरे ब्रह्मांड में स्पेस व्याप्त है। बिल्कुल। अगर अगर आप आइसबर्ग की टिप को कॉन्शियस माइंड के साथ रिलेट करते हो एंड आइसबर्ग के बेस के साथ सबकॉन्शियस को 90% कहते हो, व्हाट अबाउट रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द वाटर, पोर्शन ऑफ द ओशन जो अभी जमकर बर्फ नहीं बना है, अनकॉन्शियस, दैट इज अनकॉन्शियस। यस, उसकी तो बात ही नहीं करते। रियल पावर ऑफ माइंड इज नॉट यूजिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड,
But real power of mind is using omnipotent and omnipresent mind consciously. omni Omnipresent, omnipresent सर्वव्यापी, omnipotent, सर्वशक्तिमान. That is consciously use करना. That is conscious is powerful, not subconscious. थोड़ा सा गहरा है काफी ये. बिल्कुल गहरा. हमको गलत बताया गया है अभी तक. और सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी लोग आए उनकी गलती नहीं है, जो भी बात करे सबकॉन्शियस में रीप्रोग्रामिंग, बेचारे वही किताब में कहीं से सुन लिया, सिखाना शुरू कर दिया. किसी ने किताब में लिखा, क्या उनकी गलती नहीं हो सकती है? अगर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब लिख दी, क्या वो गलत नहीं हो सकता है? आइंस्टाइन ने भी जब थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, 16 साल के बाद उन्होंने कहा आई वॉज रॉन्ग, 16 ईयर्स बैक मैंने जो दिया था, अब मेरा नया वर्जन ये है, आई वॉज रॉन्ग, मेरी गलती थी. पर हमारे देश में यह है कि किसी अंग्रेज ने किताब में लिख दिया तो बस भेड़ चाल की तरह. हमारे एंशियंट जो अगर आप स्क्रिप्चर्स को देखें, वहाँ तो चित्त का जिक्र है. योग में क्या कहा गया है? योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः. योग के जरिए चित्त में पैदा होने वाली, उत्पन्न होने वाली वृत्तियों पर अंकुश पाया जाता है. वहाँ कहाँ मन की बात करिए. भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा है कि जो इंसान मुझ में अपने चित्त को स्थिर रख के कर्म करता है, उसको पाप पुण्य का बाद लागू नहीं होता है. चित्त की बात करिए. यू कैन नॉट प्रोग्राम माइंड. आई वुड से माइंड इज इक्वल टू स्पेस. अगर मैं सांसों में हवा भर रहा हूँ, ऑक्सीजन ले रहा हूँ, आप भी ले रहे हैं, तो इस पूरी पृथ्वी पर जो पर्याप्त हवा है उसी में से ले रहे हैं. पूरी पृथ्वी पर जो पर्याप्त ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन में से कुछ हिस्सा इस कमरे में है, उसमें से भी कुछ हिस्सा मैं अपनी सांसों में भर रहा हूँ. अब मैं चाहता हूँ कि मैं हवा को प्रोग्राम करके उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा कर दूँ. पॉसिबल नहीं है. पर अगर मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन लेना है तो आई हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ माई लंग्स. ट्रू. तो अगर मुझे मन की शक्ति का अधिक उपयोग करना है, जो ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है, तो आई हैव टू कॉन्शियसली यूज द कैपेसिटी ऑफ माई ब्रेन. दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एक्चुअली. एंड दैट्स ट्रू पर्सपेक्टिव. वाओ. आप मुझे बताइए, विश्व की किसी भी किताब में किसी ने अभी ये कंसेप्ट समझाया हो, व्हाई इट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस? नहीं, ये तो नहीं पढ़ा मैंने अभी तक, लेकिन नहीं पढ़ा होगा ना. हाँ, एलन मस्क का मुझे कोट याद होगा कि वाई वी कांट, हम कन्फ्रंट क्यों नहीं कर सकते फिजिक्स के लॉ को. वो भी किसी ने लिखा ही है. अभी कन्फ्रंट करेंगे तभी तो चीज़ें आगे निकले. एग्जैक्टली. वही नहीं किया ना हमारे देश में. यही तो है, किसी अंग्रेज ने लिख दिया, कन्फ्रंट नहीं करते. मैंने किया. मैंने एनएलपी सीखा. एनएलपी में मैंने देखा कि एनएलपी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन विच डील्स विथ इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. मैंने कन्फ्रंट किया कि यार एनएलपी में ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन का तो जिक्र ही नहीं है. मैंने एक्सप्लोर किया. मैंने अपना एक मेथडोलॉजी बनाया, PNRP, साइको न्यूरो पैटर्निंग, जिसमें ये सब आता है. टाइम ट्रैवल, आकाशिक रिकॉर्ड्स, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ रियलाइजेशन. तो आज मुझे बहुत मज़ा आया. मतलब बहुत इन डेप्थ बातें हुई हैं, जो मेरे फेवरेट टॉपिक में से एक ये है. और ऐसा मौका कम ही मिलता है. मतलब मेरी पॉडकास्ट की जर्नी में मेरे पास ये पहला ही पॉडकास्ट ऐसा है जिसमें एक पिता और पुत्र साथ में आए हैं. एंड थैंक यू सो मच, यहाँ पर आपने टाइम निकाला. और ऑडियंस, आपके लिए भी खुशखबरी है. यहाँ पर जो अश्विनी जी हैं, देवांग जी हैं, आपके लिए गिफ्ट भी लेके आए हैं. आप इनकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हैप्पी लाइफ यूनिवर्सिटी. उस पर इससे संबंधित बहुत इजी भाषा में समझाते हुए बहुत सारे वर्कशॉप्स, वीडियोस आपके लिए एकदम फ्री रखे हैं. उसके लिए कूपन कोड है जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. याद से देखना मत भूलिएगा. और अपने सवाल पूछिए. अब इन्होंने यही तो बोला कि सवाल नहीं पूछते. पूछिए, इनकी टीम जवाब देगी. दोबारा बुलाएंगे हम इन्हें, हम इनसे दोबारा पूछेंगे. और तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में. अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो? 2026 ऐसे ही चला जाएगा जैसे 2024 और 25 चला गया. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.